तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्या क्या चीज़ें, जल्दी से बता दो। टैक्स पढ़ लिया था, ओल्ड वर्सेस न्यू सिस्टम पढ़ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना था, ठीक है। अब ये आज की क्लास में ये वाला निपटाएंगे। तो पहले थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। टैक्स की बात हो रही थी हमारे, कौन कौन से तरीके के टैक्स हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स बोले तो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो अभी के लिए जीएसटी, और पहले पहले क्या था, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सारा क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम में हमने पढ़ा था। रिजिम क्या था हमारा, पुरानी जो टैक्स व्यवस्था थी कैसी थी हमारी। मैन्युफैक्चरर क्या, मैन्युफैक्चरर को क्या लगा करता था, जल्दी बता दो। मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी लेवी कौन करता था, लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल करते थे, अगर इंट्रा स्टेट सेल करें तो वैट लगा करता था, यानी कि लोकल सेल्स टैक्स लगाता कौन था, और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी। अच्छा, इंटर स्टेट सेल पर क्या लगता था, सीएसटी लगता था, यानी कि ए से बी को सेल हुआ, ए से बी को सेल हुआ। अगर ओल्ड सिनेरियो में हम बात करें तो कौन सा कलेक्ट, लेवी कौन करता था, लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, लेकिन कलेक्ट कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ओबीटी। ओबीटी बोले तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स, यानी कि ए कहाँ का है, दिल्ली का, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स कलेक्ट कर लेगी। समझ में आ गया क्या। बट जीएसटी में क्या था, जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जीएसटी में ये सिनेरियो क्या हो गया कि भैया पंजाब, यानी बी रहने वाला है पंजाब का, तो खरीदने वाला बी जो है वो पंजाब का रहने वाला है, जो कंजम्पशन करेगा, तो यानी कि पंजाब को मिलने वाला है क्या, जीएसटी, जीएसटी के सिनेरियो में, ठीक है, यही था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बोला था बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसमें से हमने कहा था कि ये वाली जो है, ये वाली अब नहीं रही, ये वाली अब नहीं रही, बट बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, ये इंपोर्ट ड्यूटीज हैं सारी। सर्विस प्रोवाइडर को क्या लगा करता था, जल्दी बता दो। सर्विस प्रोवाइडर जब अपनी सर्विसेज देता था तो सर्विस टैक्स लगा करता था, लेवी एंड कलेक्शन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर न्यू सिस्टम में हुआ क्या, न्यू सिस्टम में एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैज बीन सब्स्यूम्ड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस लगा करते थे, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गई, ये सबको क्या कर लिया, सब्स्यूम कर लिया गया, ये हटा दिया गया इनको, और निकला क्या, जीएसटी। अच्छा, आया कब जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी में कितने एक्ट पास हुए थे सर, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट 2017। अच्छा, सीजीएसटी के तहत क्या लगता था, सीजीएसटी एक्ट के तहत लगा करता था सीजीएसटी, ठीक है, ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। कौन लगाता था इस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर कौन लगाता था ये चीज, जल्दी से बता दो, स्टेट गवर्नमेंट। आवाज आ रही है क्या मेरी, आवाज आ रही है क्या मेरी, हेलो, आ रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एसजीएसटी के इतने एक्ट के तौर पे क्या लगा करता था हमारा, एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट यानी एक ही विद इन दी स्टेट में होती थी तब ये एसजीएसटी भी लगा करता था। अच्छा, आईजीएसटी के तौर पर क्या लगता है हमारा, आईजीएसटी एक्ट के तौर पर आईजीएसटी लगाते हैं, कौन लगाता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ये वाला जो आधा टैक्स है, क्योंकि आधा आधा जाता है स्टेट, ये जो आईजीएसटी है वो क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यही था। अब आधा आधा हुआ करता था तो किस किस को जाएगा ये बता दो ना, कौन से स्टेट को मिलेगा, जो लास्ट कंज्यूमिंग स्टेट है, यानी कि दिल्ली से चला गुड्स कहां, पंजाब, पंजाब से चला हरियाणा, हरियाणा से चला केरल, तो केरल वाले को दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कलेक्ट कौन कर लेगा, सबसे पहले आईजीएसटी कलेक्ट, मतलब कलेक्शन किया जाएगा, जो रहेगा उसके वो मोदी गवर्नमेंट के पास रहेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, यूटीजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो ये यूटीजीएसटी एक्ट के तहत यूटीजीएसटी लगने लगा। ये कौन सी टेरिटरी लगाती थी सर, यूनियन टेरिटरी लगाती थी। अच्छा, सप्लाई विद इन दी यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में अगर उसी विद इन यूनियन टेरिटरी में सेल होगा तो क्या क्या लगेगा, जल्दी से बता दो, सीजीएसटी और यूटीजीएस, ठीक है ना। लेकिन अगर
मान लो कि चंडीगढ़ से सेल हुआ हरियाणा में, क्या लगेगा? IGST। बोलो ना, समझा या नहीं समझा? ठीक है क्या? अरे बोल दो। ठीक है सर, ठीक है। चलो, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट ये कब लगाते थे? ये क्यों लगाते थे? लेवी ऑफ सेस जस्ट टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ हैवी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। अरे एक बात बताओ मेरे को, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होता था, अब ये अगर सेल करता था तो पहले क्या लगता था? ओबीटी यानी कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था। तो कलेक्ट कौन करता था? मान लो दिल्ली से पंजाब गया, तो कलेक्ट कौन करता था पहले? दिल्ली वाले। अब जीएसटी में क्या हो गया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गई। तो यानी कि अब कलेक्शन कौन कर रहा है? अब किसको मिल जा रहा है वो वाला टैक्स? सर पंजाब गवर्नमेंट को। तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है यार मेरे को तो लॉस हो गया जीएसटी में। तो इन्होंने क्या बोला कि तो जीएसटी एक कॉम्पनसेशन एक्ट पास करते हैं जिसके तहत 5 साल तक या फिर जीएसटी काउंसिल जो भी डेट मेंशन करेगी वहां तक हम क्या वसूलते रहेंगे? सेस वसूलते रहेंगे, ताकि कॉम्पनसेट किया जा सके स्टेट के हैवी। बोलो बात समझ में आ गई क्या ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या ओल्ड टैक्स रेजिम क्या था यहां पर? ऑन मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। ये न्यू 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 है, ये न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता कि इट हैज बीन सब्स्यूम्ड, यानी कि अब क्या, एक्सेप्ट सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स को छोड़कर एक्साइज ड्यूटी बंद कर दी गई। अब वो सब्स्यूम हो गई है, वो नहीं लगने वाली है। अच्छा, सेल पर इंट्रा स्टेट की अगर मैं बात करूं, आवाज आ रही है सिद्धार्थ? अच्छा, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अगर इंट्रा स्टेट सेल है विद इन द स्टेट की बात करें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा करता है। सीजीएसटी कौन लेवी करता है? सर लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी कौन लगाता है? जल्दी से बता दो। लेवी एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इंटर स्टेट सेल होती है, यानी कि ए से बी को सेल हुआ, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगता है, यानी दिल्ली और पंजाब। एक बात बताओ, कलेक्ट कौन करेगा आईजीएसटी को? कलेक्ट कौन करेगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ना पहले। हाँ, और अपना हिस्सा काट कर किसको दे देगी? जहां पर कंजम्पशन हुई है जिस स्टेट में। बट हाफ ऑफ द आईजीएसटी शैल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर कंजम्पशन टुक प्लेस, जहां पर कंजम्पशन हो जाएगी, एज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है ना? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वही बीसीटी। और अब क्या लग गया? पहले क्या लगा करता था? जो सीवीडी लगा करता था और स्पेशल सीवीडी लगा करता था, ये मैंने कहा ये दोनों के दोनों क्या हो गए? हट गए। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया? अब आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसको माना गया है क्या? इंटर स्टेट सेल। ठीक है, समझ में आया क्या? इंटर स्टेट सेल, यानी कि इंट्रा तो बोला कि इंट्रा मतलब तो विद इन दी स्टेट हो गया, इसके बाहर कुछ भी होगा वो इंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इंटर में जब चला जाएगा तो क्या बोला हमने कि वो आईजीएसटी लगेगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो सब्स्यूम नहीं हुई थी, वो तो लग रही थी। और अब क्या बात कर रहे हैं हम कि इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगेगा। चलो, सर्विस प्रोवाइडर के केस में क्या था? इंट्रा स्टेट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इंट्रा स्टेट, तो वो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा। यानी कि अगर मैं हूं अपनी सर्विसेज दिल्ली में ही हूं और मैं दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मैं दिल्ली में ही क्या, दिल्ली में जब किसी सामने वाले बंदे को मैं बिल दूंगा तो क्या दूंगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी का दूंगा। और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए क्या दूंगा? आईजीएसटी का बिल दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, नोट करने के लिए बोल रहा, कह रहा है कि भाई सप्लाई विद इन दी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जो भी यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर नहीं होगा वो क्या लगाएंगे? अगर वहां पर उस यूनियन टेरिटरी में अगर सेल हो रही होगी और विद इन दी उसी यूनियन टेरिटरी में होगी, तो क्या लगेगा? यूटी जीएसटी, सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगाएगा ना सामने वाला। अगर मैं बोलूं चंडीगढ़ का खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, तो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ के अंदर ही सेल हुई, तो ये क्या लगाएंगे? सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। लेकिन अगर चंडीगढ़ से मान लो कि हरियाणा में सेल कर दिया, या फिर चंडीगढ़ से मान लो दिल्ली में सेल कर दिया, तो क्या लगाएगा? फिर आईजीएसटी लगाएंगे। अगर मान लो चंडीगढ़ से
दमन एंड दीव एक और जो है वो यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव में अगर उन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में कर दिया, तो भी क्या लगेगा, आईजी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सेम अगर यूनियन टेरिटरी में किया तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, क्योंकि यूटीजीएसटी जो है उसी यूनियन टेरिटरी को जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो वहां पर गवर्निंग बॉडी जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जब लेजिस्लेशन नहीं होता तो जैसे सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, सप्लाई फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू आउटसाइड दी यूनियन टेरिटरी, क्या चीज हो जाएगा, जीएसटी। सप्लाई फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी लगेगा, यानी सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली आईजीएसटी लगने वाला है, और चंडीगढ़ टू लक्षद्वीप क्या लगेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे सारा कुछ। फिर हमने ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमने पढ़ा था कि हम इसके पास ओल्ड में क्या क्या चीज होती थी। मैन्युफैक्चरर के पास वैट पे करता था, एक्साइज पे करता था, और बता दो जरा, सर्विस टैक्स भी पे करता था। लेकिन और इसके आउटपुट टैक्स में भी वैट होता था, एक्साइज होती थी, सर्विस टैक्स नहीं होता था, एक्साइज और वैट होते थे। तो ये वाला जो है एक्साइज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। ये जो था ये कौन सा टैक्स था, वो तो बता दो ना जल्दी से। स्टेट का, ये स्टेट का टैक्स था। ठीक है, और यहां पर ये स्टेट का टैक्स था सेंट्रल, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यानी कि जब हम एक्साइज की पेमेंट करते थे तो इन दोनों का क्रेडिट मिल जाया करता था, और जब वैट की पेमेंट करते थे तो वैट का क्रेडिट मिल जाया करता था। तो यानी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या थी, एक्साइज की मिल जाती थी, सर्विस टैक्स की मिल जाती थी, और वैट की भी मिल जाती थी। तो ये बंदा क्या था, हैप्पी, यही था ना, खुश हुआ करता था। लेकिन अब नेक्स्ट वाले में क्या था, जल्दी से बता दो, वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। लेकिन इसके आउटपुट में कौन सा टैक्स होता था, सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में सर्विस टैक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज और सर्विस टैक्स, जो एक्साइज था और सर्विस टैक्स, इनका तो मिल जाता था, लेकिन किसका क्रेडिट नहीं मिला करता था, वैट का क्रेडिट नहीं मिला करता था। तो ये रोता था, है कि नहीं, देखो रो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये रोता था क्यों, क्योंकि भाई वैट का क्रेडिट नहीं मिला। तो ये क्या करता था, वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था तो अपनी कॉस्ट में जोड़ देता था। ठीक है ना, ये वाला हमने पढ़ लिया था। यहां पर भी सेम था सिनेरियो, क्या था, वैट था, सर्विस टैक्स था, और एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। लेकिन आउटपुट में कौन सा टैक्स हुआ करता था, यहां पर वैट हुआ करता था। ठीक है, अब जब यहां पर वैट हुआ करता था तो वैट का तो क्रेडिट मिल जाया करता था, लेकिन सर्विस टैक्स का और एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिला करता था। तो ये बहुत रोता था। तो ये क्या करता था, दोनों के दोनों को भी कॉस्ट में जोड़ देता था। तो दुविधा क्या थी पुराने में, जब कॉस्ट में जोड़ता था तो फाइनल कंज्यूमर को क्या हो जाता था, महंगा पड़ता था। ठीक है, अब न्यू सिस्टम में क्या होने लगा, न्यू सिस्टम में जो क्रेडिट सिस्टम है, तो वो क्या कहता है कि भाई सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, देखो आउटपुट में मतलब सामने वाले से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा करता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट को पे करने के लिए दो तरीके होते हैं पे करने के लिए। एक तो मैं अपना क्रेडिट इस्तेमाल कर लूं, पहले क्रेडिट इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी कि अगर मैंने इनपुट में कुछ पे किया होगा उसका क्रेडिट इस्तेमाल कर लूंगा, बोलो ना, तो बोल दो। और बाकी जो बच गया वो अपना कैश में पे कर देता हूं, अपनी पॉकेट से। यही है ना दोनों तरीके। तो वो कह रहा है कि भाई सीजीएसटी के लिए पहले सीजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हो, एसजीएसटी का क्रेडिट ऑब्वियसली इस्तेमाल हो जाएगा, आईजीएसटी का क्रेडिट भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईजीएसटी के लिए भैया आईजीएसटी भी हो जाएगा, सीजीएसटी भी हो जाएगा, और एसजीएसटी का भी क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो बात समझ गए क्या? अच्छा, अब मैं यहां पर बात करूं तो ये जो सिनेरियो क्या बना था, ये ऐसा सिनेरियो बन गया था, सीजीएसटी आईजीएसटी, और ये आईजीएसटी का जो है वो ऐसा ऐसा। ठीक है ना, चलो न्यू सिस्टम में क्या था, आईजीएसटी हुआ करता था, सीजीएसटी हुआ करता था, और एसजीएसटी हुआ करता था। एसजीएसटी और सीजीएसटी कब, जब इंट्रा स्टेट हमने परचेज किया है। आईजीएसटी कब, हमने परचेज के वक्त कब लगेगा आईजीएसटी, जब मैंने इंटर स्टेट से परचेज किया है कोई माल। ठीक है,
और यहां पर जब इंटर स्टेट सेल कर दूंगा तो आईजीएसटी मेरे आउटपुट पे भी आएगा और सीजीएसटी भी आएगा, अगर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी आ जाएगा। बोलो ना। अब इन सभी का क्रेडिट अलाउ हो जाता है क्या? यस। तो यहां पर कोई भी कॉस्ट में जोड़ने वाला सिस्टम था क्या? बोलो ना। नहीं। तो यानी कि फाइनल कंज्यूमर को क्या होगा? प्राइस सस्ता मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी सिमिलर केस हो जाता है पूरा का पूरा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहां पर भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यहां पर भी था, यहां पर भी पूरा का पूरा तीनों का क्रेडिट मिल जाया करता था, और यहां पर भी हमें तीनों का क्रेडिट मिल जाया करता। चलो, अब जो यहां तक तो हो गई, कल की बात हमने समझ ली। ठीक है, सिर्फ हमने ये समझी थी कि कैसे कैसे क्या हुआ था कि वो महंगा पड़ता था प्रोडक्ट, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी अच्छा न्यू स्टेट, अच्छा न्यू वाले में, न्यू सिस्टम में अगर दूसरे स्टेट में भी अपने स्टेट से परचेज करो या दूसरे स्टेट से परचेज करो, कोई डिफरेंस होगा क्या? अरे बोल दो ना, कोई डिफरेंस होगा क्या, या सब जगह यूनिफॉर्म प्राइसेस मेंटेन होंगे? यूनिफॉर्म प्राइसेस। लेकिन अगर मैं बात करूं ओल्ड वाले चैप्टर में, ओल्ड वाले सिनेरियो में, तो क्या दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में गुड्स के दाम अलग अलग हुआ करेंगे या नहीं हुआ करेंगे? बिल्कुल। अब ये कैसे हो रहा है ये देखो, अब जल्दी से, अब एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल है, देखना है उसको। अब यहां से आपको लाइव चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड सिस्टम में बात क्या कर रहा हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि मिस्टर ए पंजाब का, मिस्टर बी पंजाब का, मिस्टर सी पंजाब का और मिस्टर डी भी पंजाब का, 80 पंजाबी तो 80 पंजाबी, तो क्या हो गया, पंजाब 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 पंजाब, सारा चीज क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया क्या? यस। अब ए ने जब बी को सेल किया तो क्या इनवॉइस देगा? यस देगा। मान लो कि कॉस्ट और प्रॉफिट कितना दिया, 100 रुपए का, उस पर क्या लगाएगा वो? पहले मैन्युफैक्चरर है तो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा 10% की। मान लो 10% का मैंने ये सिनेरियो लिया है कि एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो 10% का है, तो 10 रुपए लगाए, 110 हो गए। वैट कितने का लगाएगा फिर उसके ऊपर? 10% का मान लो मैंने ले लिया कि स्टेट गवर्नमेंट भी 10% लगाती है। ठीक है, ये एक अजम्पशन ले रखी है कि ये रेट होगा, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, 11 रुपए टोटल मिला के क्या बन गया है, 121 रुपए। अब जब बी सी को सेल करेगा तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, ए ने क्या क्या पे करना है, ए ने एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, इससे ले लिया, बी से ले लेगा ना ए, तो बोलो ना, बी से कलेक्ट करेगा ए, कितना टैक्स, एक तो 10 रुपए ये और एक 11 रुपए ये, कलेक्ट करके किसको जमा कर देगा ये, गवर्नमेंट को। तो यानी कि बी को क्रेडिट मिलेगा क्या इसका? देखो बताओ किसका क्रेडिट मिलेगा और किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब जब बी सी को सेल करेगा तो वैट आएगा, अरे बोल दो ना, इंट्रास्टेट में, तो इसको वैट का ही क्रेडिट मिलेगा, क्या एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा? ना ना ना। तो जब एक्साइज का सर नहीं मिला करता था किसी को क्रेडिट, तो वो क्या किया करता था, वो अपनी कॉस्ट में जोड़ देता। तो यानी कि इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, जब बी सी को सेल करेगा तो बी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110 रुपए, बोलो ना, यही हो जाएगी ना। 121 तो नहीं लेगा क्योंकि ये इसका क्रेडिट उसको अलाउ है, बोलो सही बात है। अच्छा, अब 20% का क्या करेगा, ये अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, तो 132 हो गया, और इस पर फिर क्या लगाएगा, वो वैट लगा के सामने वाले सी को पे करेगा। अब वैट कितना पे कर लिया उसने, सी ने कितना कलेक्ट किया वैट सी से, 13.2 का, टोटल प्राइस पड़ा सी को इतने का। अब 13.2 का इसका आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी नहीं होगी मिस्टर बी की, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या है, वैट की 13.2, इसको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा क्या? वो क्या कहेगा, ए सामने वाले, यानी केजरीवाल सर को बोला है, केजरीवाल देख अपने अकाउंट में, क्या देख, क्या देख, वो कहेगा मैंने 11 रुपए ऑलरेडी पे कर रखा है तो मेरे को क्रेडिट मांगता है, तो क्रेडिट ले ले भाई, कितना पे करना पड़ेगा उसको, वैट 2 पॉइंट, बोलो बात समझा या नहीं समझा यहां तक? नेक्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सेल की बात करूं, यानी सी अगर डी को सेल करेगा, सी अगर डी को सेल करेगा तो क्या चीज हो जाएगी, कॉस्ट बता दो क्या है, उसने जो वैट पे किया था
वैट पे किया था, उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा उसको, यस। तो उसकी कॉस्ट तो क्या यही होगी, नहीं होगी 132? बोलो ना। ठीक है, अब 20% का इस पर अपने प्रॉफिट लगाया और इस पर 10% का वैट लगा के सामने वाले डी से कलेक्ट किया 174। तो लास्ट वाले फाइनल प्राइस क्या पड़ा डी को? डी अगर फाइनल कंज्यूमर है तो डी को फाइनल प्राइस क्या पड़ा? 174। 15 रुपए 84 पैसे इसने वसूले डी से आउटपुट टैक्स वैट, लेकिन इसने पे कितना कर दिया है अपने इनपुट पर? 13.2। तो उसका वैट क्रेडिट मिल जाएगा। तो यानी जैसे ही मिल जाएगा वैट क्रेडिट, तो 2.64 का क्या हो जाएगा, उसको फाइनल पेमेंट अपनी पॉकेट से करना। बात समझा या नहीं समझा? अब यहां पर हम क्या, मैंने दो चीजों के बारे में बात की है। मैंने बोला कि भैया कैलकुलेशन बताओ कि भाई गवर्नमेंट को किस किस को कितना मिला। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट को 8 ने 20 को जब सेल किया था तो 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था एक्साइज के तौर पर, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला था? 11 रुपए मिला था। B2C को जब सेल हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं। अब क्या मिला? ये वैट जो दिया था किसने पे किया था? बी ने पे किया था 2.2 का। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को वैट का। C2D हुआ था तो फाइनल कितना पेमेंट हुआ था? 2.64। टोटल मिला के 15.84। क्या ये 15.84 यही 15.84 है कि नहीं? बता दो। यानी कि फाइनली गवर्नमेंट को, फाइनल जब कंजम्पशन होती है तो फाइनली गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? 15.86। क्या उतना मिला? yes। अब ये बता दो मेरे को, 174.24 क्या यही प्राइस पड़ा है फाइनल कंज्यूमर को? फाइनल प्राइस टू द कंज्यूमर, ठीक है। अब यही सिनेरियो अगर मैं अब न्यू सिस्टम में दिखाऊं आपको, तो न्यू सिस्टम में क्या प्राइस पड़ेगा? देखो, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया और सी ने डी को सेल किया, और सारे के सारे पंजाब में रहने किया। तो ये क्या सारे के सारे इंट्रा स्टेट है कि नहीं है? क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि नहीं है सबकी? इंट्रा। बी ने सी को सेल किया, इंट्रा इंट्रा, बोलो ना, यही है क्या? वैल्यू क्या ली? 100 रुपए। अब ए जब बी को सेल करेगा तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। 10 रुपए 10 रुपए 120 रुपए की कॉस्ट हो गई। अब क्या 10 सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा बी को? यस। तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? 100 रुपए ही होगी। तो बोल दो ना, यही होगा ना। 20% वो अपना मार्जिन जोड़ेगा। और अच्छा, यहां पर मैंने 10% 10% का लिया है और 10% का लिया है, क्यों? ताकि मैं सिमिलर एक वेरीफाई कर सके, क्योंकि ऊपर भी हमने एक सेंट्रल का टैक्स ले रखा था 10% और वैट यानी स्टेट का टैक्स ले रखा था 10%। तो यहां पर सिनेरियो में बराबर करने के लिए मैंने बोला कि जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कितना है? 20% का टैक्स रेट है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू बता दो जरा। 120। अब ये क्या लगाएगा 10% और 10%, यानी 20% का अगर रेट है जीएसटी का तो 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी कितना आ जाएगा? 12 और 12, तो टोटल मिला के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 144। अब उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? 120 रुपए। ये अपना 20% जोड़ेगा और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा। फाइनल प्राइस कितना हो गया बता दो? 172.8। क्या ये सस्ता हुआ या नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू दिस? बोलो, क्या प्रोडक्ट सस्ता हुआ या नहीं हुआ? बोलो, दिख रहा है क्या आपको? हुआ है ना? क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें कॉस्ट में तो कुछ जोड़ा ही नहीं टैक्स। यहां पर क्या हो रहा था देखो, इस 110 में क्या जुड़ा हुआ है? ये टैक्स अमाउंट, टैक्स कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। अब इस टैक्स कंपोनेंट पर मैंने और टैक्स लगा दिया। यहां पर ये जो टैक्स लग रहा है ये किस पे लग रहा है? 132 पे लग रहा है। 132 में क्या इन्वॉल्व है? ये 10 रुपए इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो यानी कि ऊपर टैक्स पर टैक्स लगता जा रहा था, इसीलिए ये प्राइस कहां तक पहुंच गया। और नेक्स्ट सिनेरियो में जो नया सिस्टम है इसमें टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगा, तो यानी कि ये कहां तक गया? ये बता दो ना। 172.8 तक आ गया है। बात समझे या नहीं समझे? बोलो। क्या प्राइस सस्ता है? हो गया। पहले मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि प्राइस सस्ता रहेगा, क्या आपने कैलकुलेशन से देखकर भी समझ गए? ठीक है।
नेक्स्ट सिनेरियो इंटर स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है कि भाई फाइनल किसने किसको लिया, फाइनल पेमेंट जब ए ने बी को सेल किया था तो क्या हुआ था, ए ने जमा किया होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बी को क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 का पे किया था उसने, क्या अपने इनपुट पर पे कर रखा है इसने। जब बी ने सी को सेल किया तो बी ने जब ए से परचेज किया था तो कितना पे किया था, 10 और 10, तो इतने का क्रेडिट मिल जाएगा। फाइनली बी कितना पे करेगा, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स पेबल 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक है। और अब जब सी सेल करेगा डी को तो उसने कलेक्ट किए हैं कितने, 14.4, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले लेगा वो, 12 का। बोलो ना, सी ने कितना पे किया है, 12 और 12 पे किया है परचेज करते वक्त, तो उसको इतना क्रेडिट मिल जाएगा। कितना फाइनली पे करेगा, 2.4। यानी कि अब अगर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कितना, ए ने बी को जब सेल किया 10 रुपए, ए ने बी को जब सेल किया 10 रुपए मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और 10 रुपए मिला स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के तौर पर, ये सीजीएसटी के तौर पर, ठीक है। जब बी ने सी को सेल किया तो 2 रुपए और 2 रुपए मिले, बोलो ना। जब सी ने डी को सेल किया तब 2.4 रुपीज एंड 2.4 रुपीज सी ने जब डिपॉजिट किया, टोटल कलेक्शन कितनी हो गई, 14.4। क्या ये यही है कलेक्शन, बता दो ना, ये कलेक्शन है क्या, गवर्नमेंट के पास इतना ही आना था फाइनली, 14.4, तो क्या ये वही उतना ही आ गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। फाइनल प्राइस क्या पड़ा कंज्यूमर को, क्या उससे सस्ता पड़ा है, यस पैरेटिवली। अब इंटर की बात अगर हम कर दें, इंटर की बात मतलब ए ने बी को सेल किया, ये पंजाब का रहने वाला है, ये पंजाब का रहने वाला है, और बी ने सी को सेल, ये क्या चीज हो गई, जल्दी से बता दो ना, ये इंट्रा स्टेट सेल हो गई, इंट्रा हो गई कि नहीं हो गई, यस। लेकिन बी ने सी को सेल किया, सी रहने वाला है दिल्ली का, ये कौन सी सेल है, इंटर स्टेट, बोल दो ना, ये क्या लगाएगा, अच्छा इंट्रा स्टेट पे क्या लगाने वाला है, ए जीएसटी एंड एसजीएसटी। अब पंजाब से सेल किया दिल्ली में, सी रहने वाला है दिल्ली का, तो क्या लगाएगा बी बिल पर, वेरी गुड, और सी दिल्ली का और डी भी दिल्ली का। अब सी जब बेचेगा दिल्ली में तो क्या लगाएगा ये, क्या ये इंट्रा स्टेट है, वेरी गुड, एसटी एंड एसजी, क्या बात है। देखो क्या बोल रहे हो, सेम वही सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो कब था सीजीएसटी एसजीएसटी का, न्यू वाले में है ना, ये न्यू वाले सिस्टम में था ना, ओल्ड वाले में क्या होगा अभी देखते हैं, फिर उसके बाद न्यू वाला दिखाऊंगा। ओल्ड वाले में क्या होगा, ए ने बी को सेल किया, वही 100 रुपए का एक्साइज लगाएगा वो, ओल्ड वाले में एक्साइज लगा करती थी 10%, और ये वैट लगा करता था, 121 हो गया, 10 और 11, इसको 11 का तो क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा बी को, बट 10 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा, 10 रुपए का क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट में जोड़ देगा, तो कॉस्ट में जोड़ दिया, यहां पर ये रहा 110 का, फिर उसने 20% लगाया, वैल्यू आ गई 132। अब जब इंटर स्टेट सेल होती है तो क्या लगा करती थी, जल्दी बता दो, ओल्ड सिनेरियो में सीएसटी लगा करता था कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, नाम का सेंट्रल था, कलेक्ट कौन करता था, जल्दी से बता दो, कौन सी स्टेट, पंजाब गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वेरी वेरी गुड, पंजाब गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, ये लगा करती थी 2% से, ठीक है, क्योंकि इंटर स्टेट सेल हो गई, क्योंकि अब सामने वाला उधर जाएगा और उधर भी तो कलेक्ट करके देगा टैक्स, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला कि 2% का टैक्स किसको जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट को, 2.64 किसने पे किया, सर सी ने पे किया। अब सी ने आगे सेल किया है किसको, डी को, अरे बोल दो ना, डी को सेल किया, तो अब सी टैक्स किसको देने वाला है, आउटपुट पर, दिल्ली गवर्नमेंट को, अरे बोलो ना, सी जब सेल करेगा दिल्ली से तो वो किसको टैक्स देगा, दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स देगा ना,
तो क्या उसको पंजाब गवर्नमेंट का जीएसटी का अलाउ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसने जो इनपुट पर पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स दिया, अब आउटपुट में कलेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि भैया मैं दिल्ली में केजरीवाल सर को दूंगा। वो कह रहा है कि सीएसटी दिया ना मैंने, जब मैंने पंजाब से, कहता कि अरे बकवास नहीं, वो तो पंजाब गवर्नमेंट को दिया तूने, मेरे को थोड़ी दिया, तो मैं क्रेडिट नहीं अलाउ करूंगा। तो जब ये क्रेडिट नहीं अलाउ करेगा तो क्या ये कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बोलो ना। जुड़ेगा। तो ये कॉस्ट में जुड़ जाएगा, यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 134.64 हो जाएगा क्या? ये अपनी कॉस्ट क्या ले लेगा? 134.64, यही है ना? अब आउटपुट में उसने सीएसटी देना था, आउटपुट में क्या देना था? सीएसटी, यानी फाइनली इतना देना है तो टैक्स किसको देना है? पंजाब गवर्नमेंट को। लेकिन ही हैज ऑलरेडी पेड टू पंजाब गवर्नमेंट हाउ मच? 11 रुपीज पे कर चुका है क्या अपने इनपुट पर? अरे बोल दो ना। कर चुका है, तो उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा उसको या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? पंजाब गवर्नमेंट को ही दिया है और ये पंजाब गवर्नमेंट का ही आउटपुट टैक्स है, क्रेडिट मिल जाएगा। कितना रिफंड मांगेगा? वो कहेगा भैया 2.64 देना था, ऑलरेडी आई हैव डिपॉजिटेड 11 रुपीज, तो मेरे को क्या दे दो रिफंड? 8 पॉइंट का रिफंड दे दो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? कॉस्ट की। इसकी कॉस्ट क्या पड़ गई? 134.64 की कॉस्ट पड़ गई। और प्रॉफिट कितने का जोड़ा इसने? 20% का जोड़ा, वैल्यू हो गई 161.568 की, वैट लग गया 10% का, फाइनल प्राइस क्या आ गया? 177 रुपए 72 पैसे। बोलो यही है क्या? गुड्स कितने का चला था? 100 रुपए का। आ कितना गया फाइनल कंज्यूमर को? 177.72 रुपए। वैट कितना मिला? ने कितना कलेक्ट किया सी ने? डी से 16.168। और सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्या उसको? अरे बोल दो ना। सी को सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको कोई भी क्रेडिट, तो इसीलिए वो फाइनल इतना वैट पे करेगा। अब एक बात बता दो, 77.72 फाइनल प्राइस पड़ा क्या? यही चीज जब इंट्रा स्टेट में बिका करती थी, यानी कि पंजाब से पंजाब इंट्रा स्टेट में बिका करती थी, तो कितने तक की होती थी ओल्ड सिनेरियो में? जल्दी से बता दो। ओल्ड सिनेरियो में कितने तक की हुआ करती थी? 174.24 की, 174.24 की। अब अगर ओल्ड सिनेरियो में ही अगर ये चीज अगर कहां पर इंटर स्टेट एक बार ट्रांजैक्शन हो गई, तो क्या दिल्ली में इसका प्राइस चेंज हुआ? नहीं हुआ। 174 से कहां पहुंच गया? 177। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा सामने सामने? यानी कि हर स्टेट में कॉस्ट चेंज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट में दिया गया जीएसटी, सॉरी, एक स्टेट में दिया गया टैक्स दूसरे स्टेट वाले अलाउ नहीं करते थे, तो रिटेलर लोग क्या करते थे? उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ देते थे, और जैसे ही वो कॉस्ट में जुड़ती थी उस पर भी टैक्स पर टैक्स लगा करता था, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस वजह से ये कॉस्ट जो थी वो डिफरेंट हो जाया करती थी दूसरे स्टेट में। तो जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ? ये देखो, अब जीएसटी के आने के बाद न्यू सिस्टम में जीएसटी आया। अब ये इंटर स्टेट, इंट्रा, पंजाब से पंजाब सेल की, अब पंजाब से दिल्ली सेल करी, तो ये क्या है? इंटर। दिल्ली से सेल किया सर दिल्ली में, ये क्या हो गया? बता दो ना। इंट्रा। यहां पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये एसजीएसटी कौन सी लगेगी? कौन सी गवर्नमेंट का एसजीएसटी लगाएगा? बता दो ना। पंजाब गवर्नमेंट। वेरी गुड। यहां पर पंजाब से जब दिल्ली में सेल होगा तो क्या होगा? इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। अब दिल्ली से दिल्ली में सेल होगा तो ये क्या लगाएगा? इंट्रा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और ये एसजीएसटी कौन सा होगा? दिल्ली का, दिल्ली का एसजीएसटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। अब देखो क्या हो रहा है,
कॉस्ट वही सिमिलर ले ली मैंने 100 रुपए, 10% CGST, 10% SGST, ठीक है ना, 10% CGST और 10% SGST। अब कॉस्ट क्या चीज हो गई, 10% 10% 120। अब ये दोनों का क्रेडिट अलाउड है, CGST SGST का, तो कॉस्ट कितनी है 100 रुपए, 20% का क्या हो गया बोल दो ना, प्रॉफिट वैल्यू कितनी आ गई 120। IGST कितना जोड़ दिया यहाँ पर IGST लगेगा ना, बी जब सी को सेल करेगा तो क्या लगा के बेचेगा, IGST 20%, 24। अब एक बात बताओ मेरे को, शुरू में यहाँ पर पेमेंट कितनी हुई CGST और SGST की, ए ने पे किया ना बी से वसूल के, तो बी के लिए ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी को आउटपुट टैक्स क्रेडिट में कितना पे करना, आउटपुट टैक्स कितना पे करना है, यानी कि जो उसने सी को सेल किया था तो सी से वसूला था 24 रुपए, ये गवर्नमेंट को जमा करना था बी को। लेकिन यहां पर CGST और SGST का क्रेडिट मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या, ये अलाउ होगा। अब जैसे ही ये अलाउ हुआ तो कितना नेट टैक्स पे करना है IGST का, IGST की नेट टैक्स पेबल कितनी करनी है, IGST की पेमेंट करनी है, बोलो ना, 4 रुपए IGST पे करना है। तो यानी कि क्या करेगा बी पोर्टल पे जाएगा और 4 रुपए का IGST पे कर देगा। जब बी सी को सेल करेगा, सॉरी सी डी को सेल करेगा, तो क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी 120 रुपए, क्यों, क्योंकि भाई IGST का तो क्रेडिट अलाउ हो जाएगा ना उसको, 24 रुपए का प्रॉफिट हो गया, टोटल 144 रुपए, 14.4 14.4 72.8। क्या ये प्राइस हमने फाइनल प्राइस कहीं देखा था हमने 72.8 का, बोलो ना, 72.8 का प्राइस देखा था क्या हमने, ये रहा इंट्रा में। तो यानी कि 172.8 इंट्रा में भी था, 172.8 इंटर में भी था। यानी कि क्या हो गया, GST के आने के बाद जब सारे क्रेडिट्स अलाउ होने लगे तो यानी कि यूनिफॉर्म प्राइस बनने लगा, चाहे हम इस स्टेट में बेचें चाहे हम उस स्टेट में बेचें, कहीं पर भी बेचें सिमिलर प्राइस आ जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा, ठीक है क्या, इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई आपको। ये देखो अब कोई ऐसा नहीं रह गया ना, कोई हमने इमेजिनेशन की है कोई, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा कलेक्शन को मैं समझा देता हूं, ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, बस हम सुन लो इसको कैसे 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 फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब ए ने बी को सेल किया तो ए ने कितना डिपॉजिट किया था, CGST जमा किया था, और पंजाब गवर्नमेंट को क्या जमा किया था, SGST। अरे बोलो ना, यही था ना, ए ने जमा किया था तो गवर्नमेंट को इतना ही मिला होगा। अब जब बी ने सी को सेल किया तो 4 रुपए का IGST आया, यानी कि किसको मिला IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बोलो ना, भी नहीं, बोल दो जरा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर हमने क्या कहा था, 4 रुपए मतलब ये क्रेडिट का मतलब समझना, हमने कहा था कि भाई मोदी साहब कहते हैं बी से जब सी को सेल हुई तो बी तेरे को मेरे को कितना डिपॉजिट करने का है, 24 रुपए, 24 रुपए तेरे को डिपॉजिट करने का है, समझा या नहीं समझा। उसने बोला सर एक काम करो, ऑलरेडी आई हैव डिपॉजिटेड विद यू 10 रुपीज, देखो अपने पॉकेट में CGST के तौर पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके पास कितना जमा कर रखा है, 10 रुपए जमा कर रखा है। एक बात बताओ ना मेरे को, फाइनली जब बी ने सी को सेल किया तो गवर्नमेंट के पास यानी मोदी साहब के खाते में कितना आना चाहिए, 24 रुपए आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बोल दो ना, बोलो। अब आया कितना है उसके पास पहले से, कितना है 10 रुपए, 10 रुपए पहले से है, और वो कह रहा है कि मैंने 10 रुपए का पेमेंट किया है पंजाब गवर्नमेंट को, आप उससे कलेक्ट कर लो। क्रेडिट का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो ना, यहां पर क्रेडिट का मतलब समझ में आया कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट को जमा कर रखा है, ये पंजाब गवर्नमेंट को 10 रुपए जमा किए हुए हैं, तो अब तो ये इंटर स्टेट में ये किसको मिलेगा,
लास्ट में किसको मिलता है? डेस्टिनेशन बेस्ड, जहां पर फाइनल कंजम्पशन होती है। तो यानी कि पूरा का पूरा आईजीएसटी के तौर पे किसके पास चला जाएगा? टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो कह रहे हैं कि 4 रुपए तो हमने अभी जमा किए आपको, और 10 रुपए मैंने किसको? पंजाब गवर्नमेंट को जमा किए, तो उससे ले लो, क्योंकि उसको टैक्स नहीं जाना वो। अरे बोल दो ना, पंजाब में थोड़ी अब बोलो ना, पंजाब में सेल थोड़ी हो रही, अब तो दिल्ली जा चुकी है ना सेल। तो क्या होगा? पंजाब गवर्नमेंट से ले लिया किसने? मोदी गवर्नमेंट ने। पंजाब से लेस हो गया, यानी 10 रुपए थे और 10 रुपए दे दिए पंजाब गवर्नमेंट ने। कहते चलो ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने दे दिए तो 10 रुपए इसके पास आ गए। टोटल मिलाकर मोदी साहब के पास कितना टैक्सेस हो गया? 24 रुपए का। ठीक है। अब जब सी ने डी को सेल किया, सी ने डी को सेल किया, तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई सी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कितने होने चाहिए? टैक्स का कितना कलेक्शन होना चाहिए? 14.4। और एसजीएसटी यानी कि ये कौन सी गवर्नमेंट है? दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितने होने चाहिए? 14.4। जो ये फाइनल पेमेंट की थी, क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट को कर रखी है 4.86 की? अरे बोलो ना। यस, एसजीएसटी की। तो 4.86 तो एसजीएसटी की पेमेंट हो गई। इसको जब सी ने डी को सेल किया तो सी ने पेमेंट किया कितना फाइनली? 4.8। अब क्या बोल रहे हैं समझो, क्रेडिट का मतलब क्या था? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाना था फाइनली? 14.4 जाना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? क्या 24 रुपए पड़े हुए? नहीं पड़े हुए अब? अरे बोल दो ना, 24 रुपए पड़े हुए ना अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन होने कितने चाहिए? 14.4। बचा कितना डिफरेंस? 9.6। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? मोदी साहब, आपको मैंने 24 रुपए जमा कर दिए थे और आपका हिस्सा बनता है 14.4। तो कृपा करके इसमें से 9.6 जो है वो किसको दे दीजिए? तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना जमा कर दिया? अब केजरीवाल मेरे से मांग रहा है भाई मेरा टैक्स दे, 14.4 मेरे पास आने चाहिए। मैंने बोला रुको 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 जरा, 4.8 मैंने दिया आपको, 9.6 आप किससे लोगे? ये पॉजिटिव में है, ये वाला ब्रैकेट में नहीं है। 9.6 किससे लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आपके पास कितने हो जाएंगे अब? 14 क्या ये ब्यौरा आपको समझ में आया? बोलो। जो मैं बोलता था कि टैक्स कलेक्ट कर लेगी कौन आईजीएसटी के तौर पर? मोदी गवर्नमेंट, और फिर उसको बांटेगी किसको? स्टेट को, यानी जो भी कंजम्पशन, जहां पर कंजम्पशन हो रहा है। तो क्या यहां पर ये ट्रांसफर क्रेडिट का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, यहां तक क्लियरली मेरे ख्याल से समझ में आया। चलो, किसी का कोई डाउट तो नहीं इधर? बता दो जल्दी से, किसी का डाउट है तो बोल दो। चलें आगे? बोलो चले आगे। चलो, यहां पर अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का चैप्टर शुरू हो चुका है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका था। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, देखो ये सिमिलर चीजें हैं जो हमने किसमें पढ़ी थी? डायरेक्ट टैक्सेस के वक्त हमने पढ़ी थी, और सिमिलर चीज यहां पर लिखी हुई है। आर्टिकल्स नंबर देख रहे हो? टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस होता है एक फाइनेंशियल चार्ज, जो कि क्यों लगाया जाता है? बताओ ना, क्यों लगाया जाता है? ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सके। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ताकि गवर्नमेंट क्यों टैक्स वसूल रही है? एक बात बताओ ना, गवर्नमेंट को क्या मजा आ रहा है क्या टैक्स वसूलने में? गवर्नमेंट क्या करेगी टैक्सेस का? भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्कूल्स बनाएगी, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, टॉयलेट्स बनाएंगे, सरकारी अस्पताल बनाएगी। अरे बोलो ना, यही तो काम करेगी ना वो। आर्टिकल नंबर, अब ये किस में लिखा हुआ था? टैक्सेस कैसे कलेक्ट होते हैं जल्दी से बता दो। आर्टिकल नंबर 265। अब आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता था? बोलो जरा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक कोई भी टैक्स हिंदुस्तान में कलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या हमारी पहली क्लास जब हमने डायरेक्ट टैक्स की पढ़ी थी, ये चीजें हमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी वहां पर?
आर्टिकल नंबर 265 बोलता था कि टैक्स लेवी ही नहीं हो सकता है। क्या कोई भी इंसान आकर कोई भी टैक्स ऐसे ही वसूल सकता है क्या? ना बाबा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर क्या है? ये 265 बोलता है कि भैया जब तक अथॉरिटी ऑफ एक लॉ कानून नहीं होगा जिसके तहत तुम टैक्सेस लगाओगे, जब तक लॉ नहीं होगा तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। अब मोदी साहब को टैक्स वसूलना था तो क्या बोला था? मोदी साहब क्या बोल रहे हैं बताओ ना? निर्मला सीतारमन क्या बोली उनको आकर? 245 में, आर्टिकल नंबर 245 में लिख दिया गया, पावर दी गई है। अब मोदी साहब परेशान बैठे थे कि अब हम टैक्स कैसे वसूल सकते हैं। तो निर्मला सीतारमन जी आई और क्या बोली? अरे सर, आपको ही तो पावर दी गई है पार्लियामेंट में लॉ पास करने की, होल ऑफ इंडिया के लिए या फिर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, है कि नहीं? पार्लियामेंट में लॉ कौन पास करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाती है, फिर उसके दोनों सदन में जाता है। दोनों सदन में से कौन कौन सी सभा होती है बताओ? एक तो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से पास होगा, फिर जाके ये प्रेसिडेंट के साइन होते थे उस पर, और जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होते थे वो बन जाता था हमारा एक्ट। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बना सकता था? होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट की विधानसभा जो होती थी वो वहां पर भी लॉ पास होता था क्या? यस। क्या वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए पास कर सकता है केजरीवाल? ना भैया ना, विधानसभा में जो लॉ पास होगा वो सिर्फ दिल्ली के लिए होगा। जैसे ऑर्डर इवन का अगर उसने कोई लॉ बनाया है तो वो दिल्ली पर ही लागू कर सकता है, दिल्ली के बाहर वो चीज ऑड इवन लागू नहीं कर सकता केजरीवाल साहब। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल नंबर समझ में आ गए। एक आर्टिकल कहता है कि भैया बिना लॉ के हम टैक्स नहीं ले सकते, तो दूसरे आर्टिकल में क्या बोला है कि 245 में क्या बोल दिया कि भैया पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर है। तो जब ऐसा हुआ करता था, याद आ रहा होगा आपको कुछ, आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता था? आर्टिकल नंबर 246 कहता था कि भैया एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास दिल्ली है। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिल्ली भी है? यस। तो दिल्ली पर भी ये क्या अपनी मनमाने रेट पर टैक्सेस लगा सकता है क्या? यस। कि वो तो आप कहोगे कि हाँ पूरा का पूरा दिल्ली है, और यहां पर वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं अब सेंट्रल कह रहा है कि मैं एक्साइज यहां से दिल्ली से लूंगा, केजरीवाल कह रहा अच्छा मेरे स्टेट से तू दिल्ली से एक्साइज लेगा, दिल्ली वालों से मैं भी एक्साइज लूंगा, क्या कर लोगे? तो यानी कि क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, ये झगड़ा होगा या नहीं होगा? यस, भाई भाई का ना रहा यहां पर। जब रेवेन्यू की बात आती है तो भाई भाई का नहीं रहता। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ वसूलना रहेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ वसूलना रहेगा तो आर्टिकल नंबर 246 बाइफरकेट कर देता है इनके सब्जेक्ट मैटर को कि ये जो दोनों गवर्नमेंट है कौन से मैटर पर टैक्स वसूल सकते हैं। उनमें साफ साफ लिखा गया है कि भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं है एक्साइज वसूलने की, वरना तो भैया स्टेट में दिल्ली में रहने वाले बंदे पागल हो जाएंगे। अरे बोलो ना, यही काम करते रहें क्या? स्टेट कहता है मेरे को भी एक्साइज चाहिए, सेंट्रल कहता है मेरे को भी एक्साइज चाहिए, अरे बोलो ना, यही करते रहें क्या? नहीं। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर बताया गया। अब सब्जेक्ट मैटर क्या बोल रहा है कि एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑन विच यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बनाना है? लॉ बनाना है। अब ये जो आर्टिकल है ये रेफर करता है क्या? आर्टिकल रेफर करता है शेड्यूल, कौन सा था? शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल को वो रेफर करता है। सेवेंथ शेड्यूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स भी हैं, आर्टिकल्स के साथ शेड्यूल्स लिखे हुए हैं। अब उसने बोला कि शेड्यूल 7 शेड्यूल्स को आप रेफर करो। अब 7 शेड्यूल में है क्या? 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे दी गई है, 3 लिस्ट दी गई है। आपने नाम सुना होगा 7 शेड्यूल में, एक तो है यूनियन लिस्ट, एक तो है स्टेट लिस्ट, एक तो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों में सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन लॉ बना सकता है किस किस सब्जेक्ट्स पर। अब एक बात बताओ, एक्साइज जो है, एक्साइज पहले वाला जब लॉ हुआ करता तो एक्साइज जो लगाए सेंट्रल, मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, वो कौन से लिस्ट में लिखा होगा? यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है। देखो यूनियन लिस्ट में लिख दिया गया ना, जो भी कंटेन कर रहा है यहां पर मैटर, वो कह रहा है कि पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास कि वो उस पर लॉ बनाएगा। तो एक्साइज कहां पर लिखा होना चाहिए? इस वाली लिस्ट में लिखा होना चाहिए।
वैट कहां पर लिखा होना चाहिए सर? इस वाली लिस्ट में लिखा होना चाहिए, क्योंकि वैट यानी स्टेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि भैया स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा राइट है, एक्सक्लूसिव राइट उस मैटर पर लॉ बनाने की। बोलो ना। अब जो लॉ बना है वैट का, तो वो कौन वसूलता था? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो कहां पर लिखा होना चाहिए? लिस्ट 2 में। और लिस्ट 3 में क्या कौन से मैटर्स आ जाते थे? जल्दी से बता दो ना, बोल दो जरा। क्या टैक्सेस वाले या नॉन टैक्सेस वाले? बोल दो जरा। चलो, नॉन टैक्सेस वाले। तो यानी कि क्या बोले, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कहा कि भैया इन दोनों में तो आपको एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बात कर दी, यानी कि इसमें रेवेन्यू की बात कर दी है, रेवेन्यू अलग अलग, बाकी नॉन रेवेन्यू यहां पर अलग। कह रहे दोनों बैठो, दोनों भी लॉ बना सकते हो उस पर। जैसे कि मैंने बोला इन्वायरमेंट पे पेड़ ना काटने पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हक है कि कोई लॉ बनाना चाहे तो वो बना सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी हक है कि वो कोई लॉ बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा वो पूरे के पूरे दिल्ली पर ही होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता लागू, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा तो पूरे हिंदुस्तान पर वो लागू हो सकता। डिफरेंस ये है, ठीक है। अब यहां पर एक बार देख लेंगे, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, टाइप्स ऑफ टैक्सेस मतलब क्या है? कितने तरीके के टैक्स है? मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और बोथ क्या है? गवर्नमेंट के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया था पहले भी, तो एक बार दोबारा और बता देता हूं। इसमें डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? जो कि इंपोज किया जाता है डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। यानी कि क्या बोला? डायरेक्ट टैक्स बोले तो मेरा टैक्स मैंने ही जमा किया गवर्नमेंट को, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। और यहां पर कौन सा होता है? एक इंटरमीडिएटरी पार्टी बीच में होती है, यानी कि ए ने बी को सेल किया और बी से कलेक्ट किया टैक्स और गवर्नमेंट को जमा किया, यानी कि टैक्स था बी का, जमा किसने किया? सर ए ने जमा किया, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ए से लिया और गवर्नमेंट को जमा किया, तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाता है कि नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स होता है ये भैया, एक मेरा टैक्स मैंने खुद जमा किया तो मैं किसको ट्रांसफर करूंगा? किसी को नहीं। लेकिन यहां पर क्या चीज हो जाता है, यहां पर बी अगर सी को सेल कर देता है तो जो टैक्स इसने पे किया था वो बर्डन किस पे शिफ्ट हो जाता था? इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो क्या बोलते हैं, यहां पर टैक्सेस का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरेबल टैक्सेस रहते हैं, ठीक है ना। जैसे जीएसटी का हो गया, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स बन जाता। डायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन द पर्सन्स इनकम और वेल्थ, और ये लेवी किया जाता है किस पर? बता दो जरा। कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पर। ये तो भैया अगर मैंने इनकम कमाई तो मैं टैक्स दूंगा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। लेकिन अगर मेरी इनकम नहीं है तो नहीं दूंगा। यहां पर क्या है? यहां पर तो मुझे कंजम्पशन ऑफ गुड्स, चाहे मेरी इनकम हो या ना हो, मैंने कोई अगर गुड्स खरीदा है उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस। अच्छा, यहां पर मैं अगर जो बोलता था, एक और चीज रह गई यहां पर था रिग्रेसिव इन नेचर और प्रोग्रेसिव इन नेचर। बताओ डायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है? बता दो ना। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब क्या? इनकम बढ़ी तो टैक्सेस बढ़े, और इनकम घटी तो टैक्सेस घटे, यानी टैक्स कम देना है आपको। और लेकिन यहां पर जो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए है? बोल दो ना जरा। ये रिग्रेसिव इन नेचर क्यों? अरे मैं खरीदूं एक चॉकलेट या फिर अंबानी का बेटा खरीदे, मेरी इनकम और अंबानी के बेटे की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत अमीर, मैं बहुत गरीब, लेकिन फिर भी अगर सेम चॉकलेट अगर अपन खरीद रहे हैं तो सेम टैक्स लगेगा किसको? मेरे को भी और उसको भी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव, यानी कि इनकम बढ़ने से टैक्सेस नहीं बढ़े। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन। तो यहां तक का तो हमने पहले भी कंप्लीट किया हुआ था। बोलो यस और नो। इसमें कंप्लीट किया था ये हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ते वक्त। यहां से शुरू हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स का मेन पोर्शन। देखो अब सुनते जाएंगे, खाली हमारा कंप्लीट
होता जाएगा। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। भैया क्या है फीचर्स, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर बताओ मेरे को। अन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्या गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में से है कि नहीं है? यस। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट क्या करता है, कहता है कि भाई टोटल जितना भी रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें से मोर देन 50% जो होता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से वसूला जाता है। अरे बोल दो ना, यस। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, ये कौन सा टैक्स होता है? क्या इनकम पर टैक्स लगता है क्या? ना भैया ना, ये लगता है क्या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज पे और सर्विसेज पे। तो यानी कि अगर एक सप्लायर सप्लाई करेगा कुछ भी, या फिर एक मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग किया और सेल किया, सेल परचेज, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस किया, उस पर वसूला जाता है और उस पर ही गवर्नमेंट को मिलता है। फीचर की बात कर रहे हैं, फीचर की क्या फीचर है? एक तो कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अच्छा। फिर कह रहा है कि कमोडिटी एंड सर्विसेज पर ये लगा करता है। फिर हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। यहां पर हम जो जीएसटी पे किया करते हैं उसको रिकवर किया जाता है फ्रॉम बायर से। जो मैंने इनपुट के वक्त परचेज पर जो मैंने टैक्स किया था, उसको अब मैं वसूल लेता हूं कब, कहां से, किससे? अपने कस्टमर से। और कस्टमर से जब मैं वसूलता हूं तो मैंने जो पेमेंट की थी पहले, उसका क्रेडिट ले लेता हूं, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है। नेक्स्ट बात करता है यहां पे कि नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। मतलब क्या है? डायरेक्ट पिंच का मतलब क्या है? यानी कि यहां पर अरे ये टैक्स जो है मुझे इंक्लूड करके चार्ज किया जाता है। अरे बोलो ना, जो मैं प्राइस पे करता हूं, मान लो मैंने कोई एक चॉकलेट पे की, तो चॉकलेट को पे करने के लिए यहां पर लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या ये टैक्सेस इंक्लूसिव है कि नहीं है? यस। अगर वो मुझसे बोले कि तुम 100 रुपए का ये लोगे, प्लस इस पर टैक्स में तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा, तो ये क्या मेरे को डायरेक्ट पिंच करता है? नहीं करता यार, इतने का ये है, टैक्सेस इतने से हो जाए। जब भी ऐसी बात आती है कि टैक्सेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तो हमारी जान जो है वो हलक में आ जाती है, क्योंकि यार टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें इंक्लूसिव करके बता दिया जाए कि भाई 100 रुपए और मान लो कि 18%, 118 रुपए पे करना है, चॉकलेट है 118 रुपए की, तो क्या होता है, डायरेक्ट पिंच नहीं पड़ता यहाँ पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वही बोल रहा है वो, कहता है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। क्यों क्यों भाई, बोलो ना। देखो कहता है कि भैया पेयर और कंज्यूमर पेज द सेम, यानी टैक्सेस पे करता है विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग द टैक्सेस टू गवर्नमेंट, तो इसीलिए उसको पिंच ही नहीं होता है। ठीक है, आईसीए ने ये मटेरियल लिख रखा है आपका ऐसे। ठीक है, इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको अफेक्ट कर रहा है वो, प्राइस ऑफ कमोडिटी को। तो इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशनरी नेचर है या नहीं है इसका? यानी कि ये टैक्स लगने से कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, फाइनल कंज्यूमर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाता है। यस, एंड सर्विसेज एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। तो बोलो ना, इन्फ्लेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यस, वही बोल रहा है। कह रहा है वाइडर टैक्स बेस, यानी कि क्या बोला है, अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, indirect taxes have wider tax base, यानी कि majority of the products और services are subject to indirect taxes। यानी कि इनकम टैक्स क्या होता है? अरे जो कमाता है 2.5 लाख से ऊपर कमाता है उसी को इनकम टैक्स लगता है, और वो भी 5 लाख से। अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो 5 लाख तक अगर कमा रहा है तो वैसे भी छूट है। ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ दी जनता को क्या टैक्सेस लग रहे हैं? नहीं लग रहे। यानी बच्चा पे कर रहा है क्या टैक्स? नहीं पे कर रहा। क्या 18 साल का बच्चा अगर उसको उसके पास कोई भी इनकम नहीं है, क्या पे करेगा? क्या नहीं पे करेगा। लेकिन अगर वो कुछ भी खाएगा पिएगा कुछ भी करेगा, हर एक बंदा, हिंदुस्तान का हर एक बंदा कुछ भी करेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। कुछ भी खरीदेगा या कंजम्पशन खरीदेगा या फिर सर्विस लेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो वाइडर कौन सा हुआ एरिया? इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बोलने की बात है, मोदी गवर्नमेंट बोल रहा है, कहता है कि जीएसटी जो हम लेकर आए ना, वो हम कह रहे हैं कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कौन से हो गए, नोन एज सिन गुड्स, जैसे एल्कोहलिक प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये जो बेकार बेकार सड़े हुए जो प्रोडक्ट है ना, जिनको खाकर इंसान अपनी लिवर, दिल, फेफड़ा, जो भी है ये सब बर्बाद कर लेता है, इन पर इनकी कंजम्पशन ज्यादा ना हो, इसलिए हम इस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ये मोदी गवर्नमेंट का कहना है।
ठीक है, या फिर ये जैसे जैसे कि एक्ट का कहना है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है पता ही है आपको? बेवड़ा मर जाएगा लेकिन पौआ नहीं छोड़ेगा, टबैको नहीं छोड़ेगा। तो इस पर यानी इसकी कंजम्पशन जो है वो भारी कंजम्पशन रहेगी, और भारी कंजम्पशन पर भी हम भारी टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, तो रेवेन्यू भी यहां पर ज्यादा आएगा। बात ये थी, घुमा कर क्या बोला कि अब इसकी कंजम्पशन ज्यादा ना करे, इसीलिए हम इसके प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो ना। चलो, दिस इज ओनली check their consumption but also enables and states to collect the substantial revenue। एक substantial revenue part आएगा नहीं आएगा उनके पास? यही आएगा। रिग्रेसिव इन नेचर, अरे बोल दो ना रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब कि यानी कि पुअर बंदा चाहे रिच बंदा कोई भी खरीदे, उनको सिमिलर नेचर का ही, सिमिलर अमाउंट का ही टैक्स देना है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर, यानी इनकम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या फीचर समझ में आ गए हैं आपको सारे? बोलो ना। सबसे पहले बता दो मेरे को, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब? टोटल जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अच्छा, कमोडिटीज ने, कमोडिटी सर्विस टैक्सेस कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर लगता है, ये भी पता है। शिफ्ट बर्डन यहां पर शिफ्ट हो सकता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, डायरेक्ट पिंच क्यों नहीं होता? क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं रहता कि वो क्या पे कर रहा है, प्राइस के साथ टैक्सेस भी पे कर रहा है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इन्फ्लेशनरी इन नेचर का क्या मतलब है? अरे जब प्राइस में जोड़ देते हैं तो क्या प्राइस ज्यादा महंगा हो जाता है क्या? फाइनल कंज्यूमर को महंगा पड़ता है? यस। वाइडर टैक्स बेस, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में इसको ज्यादा लोगों पे, यानी कि हर एक बंदा, दुनिया का हर एक बंदा जो भी कुछ खा रहा है पी रहा है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में? यस। तो वाइडर टैक्स बेस हो गया इसका। और प्रमोट करता है क्या? सोशल वेलफेयर को। कैसे सोशल वेलफेयर को? ये तो भैया एक पॉइंट इन्होंने लगा दिया, एक अच्छे से पॉइंट लगा दिया। कहते हैं कि प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। कहते हैं कि लोग ज्यादा सिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, दारू ना पिए, गुटखा ना खाएं, ये सोशल वेलफेयर है। इसके लिए हम उन पर क्या लगाते हैं? हायर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ताकि इनके इनके कंट्रीब्यूशन पर, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है, लेकिन इससे क्या चीज आ जाता है? सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इनके पास आता है रेवेन्यू का, रेवेन्यू कलेक्ट होता है। ये भी डिनाई नहीं किया गया है, ये भी लिखा गया है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब यानी चाहे पुअर खरीदे चाहे चाहे अमीर आदमी खरीदे, सिमिलर नेचर का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब हम क्या बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं। भैया व्हाट इज जीएसटी, क्या है जीएसटी? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है? कह रहा है कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। अरे बोलो ना, वैल्यू एडेड टैक्स है कि नहीं? यानी कि जो वैल्यू हम जोड़ते जाते हैं एज अ प्रॉफिट, उतने पर ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगता रहता है, नहीं लगता रहता? बोलो ना। अभी मैं अगर ऊपर का एग्जांपल लूं आपको, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी जितनी वैल्यू ऐड करते जाओगे उतने ही टैक्सेस लगते जाएंगे। एक बात बताओ, ये न्यू सिस्टम में क्या 100 रुपए की कॉस्टिंग थी? यस, 100 रुपए की कॉस्टिंग थी। 10 रुपए का सीजीएसटी, 10 रुपए का एसजीएसटी लगना, यही लगना है ना बस? बोलो ना। अरे बोलो ना, फाइनली यही मिलना चाहिए ना। अब प्रॉफिट कितना जुड़ा था यहाँ पर? 20 रुपीज किसने जोड़ा? बी ने जोड़ा। और 24 रुपीज किसने जोड़ा? सी ने जोड़ा। तो 20 रुपीज और 24 रुपीज जुड़ गया, टोटल मिला के कितना हो गया प्राइस? जल्दी बता दो मेरे को यहाँ पर। क्या 144 हो गया? यस। इस पर अगर मैं सीजीएसटी लगाऊं और एसजीएसटी लगाऊं 10%, कितना होता है सर? 14.4 एंड 14.4। क्या ये 14.4 इसके बराबर है या नहीं है? यस। सर ये कैसे हो गया? क्या ये 14.4 14.4 आ रहा है, नहीं आ रहा? यस। तो यानी कि मतलब क्या है? इस पर तो एक ही बार टैक्स लगेगा। अब जब भी एड ऑन हो जाएगा, क्या प्रॉफिट एड ऑन होगा, उस पर भी टैक्सेस लगेंगे। तो टोटल मिलाकर गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू आएगा। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू ऐड होती जाएगी और उस पर टैक्स लगता जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। बोलो ना, बात समझे या नहीं समझे? क्या हम बात समझ गए ये वाली?
कह रहा है कि भाई हर एक स्टेज पर इंक्रीज करेंगे टैक्स को, प्रोडक्शन से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, फिर फाइनल, जब हर एक स्टेज पे लोग अपने अपने प्रॉफिट जोड़ते जाएंगे और उस पर टैक्सेस लगाते जाएंगे। तो ये क्या चीज है, बोलो ना, वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब फीचर किसके पढ़ रहे हैं हम, ऊपर हमने फीचर किसके पढ़े थे, कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आ गए, जीएसटी आ गया, कस्टम आ गया, अरे बोलो ना, वैट, सर्विस टैक्स, इन सभी की बात करते हैं। अब यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। कहते हैं कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, अरे बोलो ना, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बेचता है किसको, मैन्युफैक्चरर जब बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है आगे, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। तो क्या हर किसी को यहाँ पर क्रेडिट का फ्लो मिलता रहता है, नहीं मिलता रहता, क्रेडिट मिलते रहते हैं, नहीं मिलते रहते, मिलते रहते। तो यहाँ पर क्या बोला, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट टैक्स चेन, ठीक है, समझ में आ गया। बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जीएसटी में बर्डन किसके ऊपर आ जाता है बताइए, फाइनल कंज्यूमर के पास। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्स पर टैक्स लगना, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बोलो ना, बात समझ में आ रही है क्या। क्या ओल्ड सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, नहीं होता था, बता दो जरा। ओल्ड सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट होता था या नहीं होता था, अरे बोलो ना। अभी आवाज सही आ रही है, अभी आवाज सही आ रही है क्या। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, क्या पुराने सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था हमारा, बिल्कुल। कब कब होता था, जब एक्साइज ड्यूटी पे की जाती थी तो सामने वाले को एक्साइज का बेनिफिट नहीं मिलता था, रिटेलर को, समझ में आ रहा है ना, तो वो अपने कॉस्ट में जोड़ देता था। और एक क्या, जब सर इंटर स्टेट सेल होती थी तो सर हम पंजाब से अगर दिल्ली में सेल हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट को जो सीएसटी मिलता था, उस सीएसटी पर का भी हमको क्या नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिलता था। तो जब ये भी नहीं मिलता था, वो भी कॉस्ट में जुड़ती थी। तो कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्सेस पर टैक्सेस लगा करते थे, लेकिन जीएसटी सिस्टम में कंटिन्यूअस चेन फैसिलिटी, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट लगने लग गया। तो यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं। अरे बोलो, ये मुश्किल लग रहा है क्या अब ये पॉइंट तुम्हें, बोलो ना। अरे बोलो, बोल दो भाई, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है क्या। पहले नहीं आ रही थी, देखो, देखो, ये सोना वोना बंद करो बीच में, कहीं पता चल रहा तुम लोग सो जा रहे हो। ठीक है, आ रही थी, नहीं आ रही थी, आ रही है ना अब तो अच्छा अब सही है ना आवाज, है, चलो। क्या अब ये पॉइंट मुश्किल लग रहे हैं क्या, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कौन बताएगा, तमीम बताओ भाई, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब। तो फाइनल होगा जिस वेरी वेरी गुड, यही यही चीज बोला है, देखो कह रहा है सिंस द जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरली एक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट, जहां पर कंज्यूमिंग कंजम्पशन हुई है, इंटर स्टेट सप्लायर इन द एक्सपोर्टिंग स्टेट, एक्सपोर्टिंग स्टेट मतलब जो ट्रांसफर कर रही है, जब जब मैंने बोला था पंजाब से दिल्ली में गया माल, तो कह रहे हैं जब यहां पर गया, is allowed to set off the available credit of IGST, CGST and SGST and UTGST in that order against the IGST payable on interstate supply made by him, and the buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate परचेज मेड बाय हिम। क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि भैया कि जब ये कलेक्ट करेगा, क्या आईजीएसटी देगा, यहां से आईजीएसटी लेगा, तो जब ये आईजीएसटी की पेमेंट करनी होगी तो ये क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकता है इसके लिए, बोलो ना। ए ने बी को, ए पंजाब का, बी दिल्ली का,
तो ए किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए? कह रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, इनका इस्तेमाल कर सकता है। और सामने वाले ने जो जो यहाँ पर बंदा बैठा है बी, जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने परचेज किया है और क्या पे किया? आईजीएसटी का पेमेंट किया है। तो क्या आईजीएसटी का क्रेडिट इसको अलाउ होगा क्या? यस, तो अलाउ हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही है उसने, ठीक है ना? बोलो ना, चले आगे। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है कि पुराने वाली में क्या दर था, पुराने वाली में क्या दर्द था, यानी कि पुराने वाली में जो दर्द थे हमने उससे नए वाली से सेटअप कर दिया। हमने कहा कि भाई नए वाली में वो दर्द नहीं रहने चाहिए। नई वाली कौन सी? जीएसटी। पुराने वाली कौन सी? वैट, सर्विस टैक्स। तो बोलो ना। वो कह रहा है कि डेफिशिएंसी इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या क्या था, जल्दी से बता दो। नो सेटअप ऑफ टैक्सेस, कह रहे हैं कि भाई सेटअप, एक्साइज ड्यूटी का सेटअप नहीं मिला करता था। और जो हमने टैक्सेस बिलोंगिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट, बताओ ना, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स था एक्साइज ड्यूटी, क्या उसका सेटअप हो जाता था स्टेट के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के? नहीं। हाई कंप्लाइंस कॉस्ट, अरे बोलो ना, मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे, मल्टीपल कंप्लाइंसेस, अलग 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 मेरे को पोर्टल पे जाना पड़ता था, अलग 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 ब्यौरा रखना पड़ता था, ये सारी चीजें रखनी पड़ती थी। तो क्या हाई कंप्लाइंस कॉस्ट लगेंगे? नहीं लगेंगे। यानी कि ये सब चीजों के लिए आप हमारे पास सीए के पास आओगे और सीए अलग अलग रिटर्न फाइलिंग की अलग अलग उसके अलग अलग चार्जेस लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल। तो हाई कंप्लाइंस कॉस्ट हो जाते थे, यानी कि जो लॉ बनाया गया है उसके कंप्लाइंस करने के लिए हायर कॉस्ट लगा करती थी। कहता कि नंबर ऑफ रिटर्न्स, पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ती थी। अच्छा, वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, कह रहा है कि वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। बोलो ना, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये सारी चीजें। और प्रोसीजर्स, उनके पेमेंट प्रोसीजर्स भी अलग अलग हुआ करते थे। कह रहा कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस मतलब पता है ना? कहता लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी, यानी कि जब सीएसटी पे करते थे तो उसका वैट से तो हमें क्या नहीं मिलता था? क्रेडिट नहीं मिलता था, तो इसको बोलते हैं नॉन वेटेबल सीएसटी। और इंक्लूसिव ऑफ सैंडवेट क्रेडिट, यानी कि सैंडवेट एक्साइज ड्यूटी, जब एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिला करता था तो क्या बोलते थे हम उसको? उसको कॉस्ट में ऐड कर लेते थे। तो यही बोल रहे हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था उस पर। तो बोल दो ना, जीएसटी को जब हम ऐड कर लेते थे और ईडी को हम ऐड कर लेते थे तो इन पर क्या होता था? टैक्सेस पर टैक्सेस लगा करते थे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट इन पर हुआ करता था। यस, जैसे यही वाला था, असेसेबल गुड्स 1000 का, एक्साइज ड्यूटी इस पर लगी, वैट इस पर आया और वैट यहाँ पर ले आया और ये रहा इनवॉइस। तो कह रहे हैं कि भैया इस पर ये जो 125 है, 125 इसमें इन्वॉल्व है और 125 पर लगा करता था क्या? 14.30 का वैट। तो क्या इसमें एक्साइज ड्यूटी है या नहीं है? यस। तो एक्साइज ड्यूटी है तो यानी कि क्या टैक्सेस पर भी टैक्स लगा करते थे? हाँ, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, हो गया। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट एंड सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये अलग 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 टैक्सेस पे करने पड़ते थे। समझ में आ रहा है ना? एंटरटेनमेंट टैक्स यानी सिनेमा घर में जब आप जाते थे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था, ठीक है, तो लग्जरी टैक्स लगा करता था। तो ये सारे के सारे, अब इन टैक्सेस का आपको क्रेडिट नहीं मिलता था कभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं बोलूं कि कोई अगर मेरे को इनपुट पर कोई अपने क्लाइंट को फिल्म दिखानी है, तो फिल्म में मैंने क्या बोला? अच्छा, उसको फिल्म दिखाई, मैंने एंटरटेनमेंट टैक्स दिया और वो बिजनेस के लिए दिया। अब जो वो टैक्स पे किया है मैंने, वो वैट नॉन, वो आगे मेरे तो क्या है, आगे जो मैं आउटपुट सप्लाई कर रहा हूं वो मेरा वैट वसूल रहा हूं, तो वैट से मेरे को क्रेडिट ही नहीं मिलता था उसका, तो मैं उसको भी कॉस्ट में जोड़ लेता था। अरे बोलो ना, समझा या नहीं समझा? इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सप्लायर। नॉन इंटीग्रेटेड वैट एंड सर्विस टैक्स, कह रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड वैट एंड सर्विस टैक्स होता था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट और सर्विस टैक्स का, यानी वैट और सर्विस टैक्स का कोई मतलब ही नहीं होता था। वो सर्विस टैक्स जो बात करता था वो सर्विस पे सर्विसेज की बात करता था, और वैट की बात करता था, जो जो वैट होता है यहाँ की बात करता था। लेकिन जीएसटी में क्या है, बोलो ना, अगर मैंने सर्विसेज ली है उस पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा करता है, और अगर मैंने आउटपुट में गुड्स बेचे हैं और उस पर भी मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी लिया है, तो क्या ये सेटअप हो सकता है? नहीं हो सकता? यस। लेकिन पहले क्या होता था कि मैं सर्विस टैक्स दिया करता था अगर मैंने कुछ इनपुट पर लिया है तो, और आउटपुट पर भी मेरा सर्विस टैक्स होना चाहिए, या तभी जाकर मैं क्या करता था, सेटअप में ले पाता था। अगर मेरा वैट वैट है
आउटपुट टैक्स में वैट है तो ये नहीं सेट ऑफ होता है। नो क्रेडिट ऑफ वैट shall be available to service provider as it is the state levy। समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे कि अगर मान लो वैट पे किया है यहाँ पर और आउटपुट में क्या लिए वसूला उसने, सर्विस टैक्स वसूला है, तो क्या क्रेडिट अलाउ होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना और वैट क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो इसीलिए कभी भी नहीं हुआ करता। एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पर डबल टैक्सेशन वाइल ट्रीटिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एज गुड्स एंड सर्विस। एक बात बताओ, पहले क्या हुआ करता था, बर्गर खाने जाया करते थे, रेस्टोरेंट पे जाते थे ना, रेस्टोरेंट पे बर्गर खाने जाते थे, तो बर्गर पर सर एक वैट नाम की भी चीज आती थी और एक सर्विस टैक्स नाम की भी चीज आती थी। बर्गर कर वैट वाले या वैट डिपार्टमेंट कहता था कि ये गुड्स है, आपने गुड्स सेल किया, मैं वैट लगाऊंगा। और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था कि आपने इसको बनाया है, आपने इसको सर्व किया है, तो ये सर्विस भी है, तो मैं यहां पर सर्विस टैक्स भी लगाऊंगा। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो सर्विस होती थी और वैट वाले डिपार्टमेंट के लिए वो वैट हुआ करती थी। तो इसीलिए ना तो वो गुड्स बोला जाता था ना तो सर्विस बोला जाता था, कुछ पूरा का पूरा कंफ्यूजन चल रहा था। यहाँ पर बाहर का बंदा आके बोला कि ये गुड्स है, कहता कि अच्छा वैट वाले से बात करते थे तो वो गुड्स है तो वो वैट लगा देती थी, और सर्विस है तो यानी कि क्या डबल टैक्सेशन हो जाता था या नहीं हो जाता था, गुड्स और सर्विस में जब बाइफर्केशन नहीं होता। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अरे बोल दो, यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलो ना। बोलो। अरे बोल भी दो भाई, आ रहा नहीं समझ में? अरे सारे भाग गए, तुम ही बचे बस। हाँ सर समझ होएगा क्या? बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये सारी चीज हम निपटा चुके नहीं निपटा चुके? अब सिर्फ हम फॉर्मली रीड आउट कर रहे हैं क्या क्या चीजें, ये भाई आ जाएंगे तुम्हारे एमसीक्यूज में आ जाएंगे, ठीक है ना? करने होंगे सर। और क्या, ऐसे थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, अब ये तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर्स में है, ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, वो मैंने यहाँ पे समराइज वे में लिख रखा है सारा कुछ, और तुम्हें पता ही है कि अब मैं समझा चुका हूँ सारी चीजें, तुम्हें मीनिंग भी पता है, तो ये सारे कुछ याद करने पड़ेंगे ना, इसीलिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, यही 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 बस, मॉड्यूल से करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मॉड्यूल उठाने बैठोगे तो हो गया काम तुम्हारा, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है? अब वो कह रहा है कि जब जीएसटी लेके आए, पुरानी वाली में जो दर्द थे वही सेम कॉन्सेप्ट है, पुरानी वाली के लिए क्या थे, वो दर्द थे, अब नई वाली के लिए क्या है, वो दवा हो गई। अरे बोलो ना, नई वाली के लिए वो दवा हो गई, मतलब जीएसटी में वो बेनिफिट्स हो गए, जो पुरानी वाली में दर्द थे वो अभी बेनिफिट्स में बदल गए। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंपल टैक्स सिस्टम हो गया, यूनिफॉर्म लॉ हो गया। अब कहता कि पहले अलग अलग टैक्सेस देखते थे, सर्विस टैक्स पढ़ते थे, वैट पढ़ते थे और अलग अलग टैक्सेस पढ़ते थे, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही पढ़ना है। समझे क्या? यूनिफॉर्म लॉ, प्रोसीजर भी यूनिफॉर्म, टैक्सेस कैसे जमा करने हैं वो भी पता है कि ऑल अक्रॉस कंट्री मेक्स डूइंग बिजनेस इजियर। ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस इजी, आसान बना देती है। भैया अब एक ही पोर्टल होगा, एक ही पोर्टल पर जाओगे, वहां पर सबमिट करोगे, एक ही तरह का टैक्स होगा, प्रोसीजर भी एक ही है, वरना वैट वाले अलग प्रोसीजर बताते थे, सर्विस वाले अलग, सर्विस टैक्स वाले अलग प्रोसीजर, एक्साइज वाले अलग प्रोसीजर बताते थे। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग। अरे बोलो ना, टैक्सेस पर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं तो क्या प्राइस रिड्यूस हो रहा था या नहीं हो रहा था? हमने एग्जाम्पल में देखा था, बोलो ना। अरे बोल दो, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म प्राइसेस थ्रू आउट द कंट्री। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म प्राइसेस थ्रू आउट द कंट्री, मतलब एक प्रोडक्ट मैंने अगर दिल्ली में परचेज किया, वही प्रोडक्ट अगर मैं केरल में परचेज करूं तो या पंजाब में परचेज करूं तो सेम प्राइस मेरे को देना पड़ता है, क्योंकि नो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। समझ में आ रहा है ना कि क्रेडिट हर एक बंदे को मिलता है, तो कॉस्ट में कुछ ऐड ही नहीं हुई, तो सब जगह सेम ही प्राइस होने लगा। ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन सिस्टम, अब होता क्या है कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस इंडिया will lead to encourage the
कल्चर ऑफ टैक्स कंप्लाइंसेस मतलब क्या है, समझ में आ रहा है यहाँ पर जीएसटी कैसे बना है। अब जीएसटी पता है कैसे बना, कह रहे हैं कि भाई जो सामने वाला बंदा है ना, अपने आउटपुट टैक्स क्रेडिट्स को जब जमा करेगा गवर्नमेंट को, मान लो इसने सेल किया बी को, ये ए बंदा है, इसने सेल किया बी को, और बी ने परचेज कर रखा है और आगे सेल करेगा सी को, तो बी को क्रेडिट तभी मिलेगा जब ए अपना जो है रिटर्न फाइल कर देगा, जीएसटीआर जिसको बोलते हैं जीएसटीआर 1, आगे पढ़ेंगे हम। ये रिटर्न फाइल करेगा, इसमें लिखेगा कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या हुई है इतनी, और मैंने 10 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है बी से और टैक्स जमा किया है। जैसे ये टैक्स जमा करेगा तब जाके इसके GSTR2A, यानी कि इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, इसका रिटर्न होती है, इसके GSTR2 में पोर्टल पर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे दिखती थी। वो कहेगा कि जैसे ही इसने जमा किया तो इसके क्रेडिट में यहाँ पर शो होने लगेगा 10 रुपए। सर अगर इसने जमा नहीं किया तो ये क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा। हा हा हा। तो अब क्या होगा, इसको जब क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसको जैसे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये क्या बोलेगा, बार बार किसको बोलेगा, अरे भाई अपना टैक्स जमा कर, भाई जीएसटी जमा कर, जीएसटी जमा कर। इससे क्या कंप्लाइंस होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में गौतम ने क्या किया था, गौतम के टैक्सेस, गौतम को क्या लेना है बता दो जरा, क्रेडिट लेना है। उसने कोचिंग लिया और कोचिंग सेंटर को क्या पे किया, टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, और उसको क्रेडिट लेना है उसका। तो वो क्या कह रहा है, उसको 2A में नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं दिख रहा तो वो यानी कि क्रेडिट नहीं ले सकता। वो क्या बोल रहा है बार बार सामने वाले को कि भाई मेरा जीएसटी जमा कर दो, भाई जीएसटी रिटर्न भर दो, मेरे भाई जीएसटी जमा कर दो। तो जब तक आप नहीं जमा करोगे मेरे को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। अगर वो नहीं करता तो इसको नहीं मिलेगा। हा हा हा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं क्या चीज, करना चाहे तो कर दो, कंप्लेन करना चाहे कर दो, लेकिन वैसे बर्डन किस पे रखा गया है, फाइनली जो सामने वाला बंदा है इस पर बर्डन रखा गया। अगर ये चाहेगा नहीं जमा करेगा तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर फिर ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है, तू एक काम करना, ऐसे बंदों से डील ही मत कर। तो इसीलिए ये जो है ये बंदा अपने कस्टमर खो देगा, इसीलिए ये क्या करेगा, इसको जमा करना पड़ेगा टैक्सेस, वरना अपने कस्टमर खो देगा, वो सामने वाले को क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। पहले ऐसा मैचिंग सिस्टम कुछ नहीं हुआ करता था, ये अपनी मर्जी से भर देता था कि मैंने इतना पे किया है, ये कोई मैचिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। अब जीएसटी में मैचिंग सिस्टम होने लगा है कि भाई ये जमा करेगा तो तेरे यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा तो तू लेगा, वरना नहीं लेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तुमको नहीं मिलेगा। अब देखो वो इंटीमेशन तो बार बार दे रहा है ना कि जमा करो जमा करो। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अरे बोलो ना ये कैसे हुआ, जीएसटी के आने से सर इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी, वो क्या बोलते हैं, क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गया, जीएसटी के आने से एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, कोई रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। ये आपकी बुक बता रही है, बुक बता रही है, कह रही है कि भैया एक बात सुनो, कहते हैं कि हर किसी को क्रेडिट मिलेगा। यस, अगर ए ने बी को सेल किया है, बी ने सी को सेल किया है, सी ने डी को सेल किया है, हर किसी बंदे को क्रेडिट अलाउड है जो भी उसने अपने इनपुट टैक्स में पे किया है। तो यानी कि सामने वाले को सस्ता पड़ता है। यस, सामने वाले को सस्ता पड़ता है तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मार्केट में। यस, जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और फिर क्या था, एक साथ में हम बोलते थे क्या चीज, कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यही था ना। दूसरी चीजें अगर कांस्टेंट रहे तो ये ऐसा होता है, इफेक्ट होता है। तो ये नहीं कि ये जब प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या तुम्हारा धंधा सही से चलेगा। यस, जब धंधा सही से चलेगा तो क्या आप एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को रखोगे या नहीं रखोगे। यस, तो इस तरीके से जीएसटी के आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। हाँ हाँ हाँ, वो तो सबको पता है क्या हुआ है। ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना। कह रहा है कि जीएसटी के आने से मार्केट में बूस्ट होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है, यानी और इन्वेस्टमेंट करता है इंसान, जब उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है तो और इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट करता है तो ग्रो करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, ये किसको थे,
ये किसको बेनिफिट थे बता दो जरा, जीएसटी के आने से? सिटीजन्स को, यानी कि हमारे नागरिकों को ये बेनिफिट हुए क्या? जीएसटी के आने से ये बेनिफिट हुए। कौन कौन से थे एक बार दोबारा बता दो। क्या? तो सिंपल टैक्स सिस्टम हो गया कि यानी कि जमा करना, प्रोसीजर करना, सारी चीजें सिंपल हो गई समझ में आने के लिए। अच्छा, रिडक्शन इन प्राइस को, प्राइस जो है यानी कंज्यूमर के लिए प्राइस जो है वो सस्ता होने लग गया। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। यूनिफॉर्म प्राइस हर कहीं पर भी कंट्री में कहीं पर भी ले लो सेम प्राइस उसको मिलने लगा। और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टैक्सेस मिलने लगा, यानी कि सामने वाला अगर जमा करता है तो मेरे को टैक्स मिलेगा, वरना टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? टैक्स का कंप्लाइंस कर रहे हैं। जब वो भी टैक्स का कंप्लाइंस करेगा तो मैं भी टैक्स का कंप्लाइंस करूंगा। समझ में आया कि नहीं? यस। तो ऐसा एक कल्चर बन जाएगा कि टैक्स का कंप्लाइंस करना ही करना है। और कह रहा है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये सिटीजन के लिए फायदे थे। अब वो कह रहा है कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए क्या फायदा है? क्या कह रहा है वो? ट्रेड इंडस्ट्री के लिए क्या फायदा है? कहता है कि भाई रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। वही पॉइंट को घुमा फिरा के हर एक बंदे के लिए बोलता है। कहता है कि भैया रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कह रहा है कि 3-4 टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री को फायदा होने लगा। अब इंडस्ट्री को, यानी कि अब मान लो आपने कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए पहले एक्साइज लगती थी, और फिर उसके बाद फिर आप बेचोगे तो वैट लगता था, फिर उसके बाद फिर आप बोलोगे कि भैया आप इनपुट में आप सर्विस टैक्स लेते हो, तो ये सारा काम आप सीए से करवाओगे तो अलग 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 रिटर्न भरता था वो। बोलो ना। तो इसके लिए इंडस्ट्री को क्या लगती थी? कॉस्ट लगती थी उसकी, तो वो कॉस्ट कम हो गई। क्या कह रहा है? मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग एंड डबल टैक्सेशन, ये चीज मिटिगेशन हो गया, यानी कि हट गया क्या? डबल टैक्सेशन और डबल कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्सेस पर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। मोर एफिशिएंट या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स, यानी कि बोला कि भाई एक्सपोर्ट्स के लिए ना एक्सपोर्टर्स को हमने बेनिफिट दिया है जीएसटी में। जीएसटी में क्या बोला है? इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि यहां से गुड्स भेज रही हैं बाहर, तो उनको क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने माफ कर दी है। यानी कि एक्सपोर्ट्स में उनको क्या बोला है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर वेरियस प्रोसेस एंड सच एज रजिस्ट्रेशन, कह रहा है कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। रिफंड प्रोसीजर क्या है? ऑटोमेटेड कर दिया हमने कि आपका अगर रिफंड कोई बन रहा है तो हम रिफंड दे देंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, रिटर्न्स कैसे भरनी है आपको, ठीक है, और क्या है, टैक्स पेमेंट कैसे करनी है, ये सभी का एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बना रखा। ठीक है, सिंपल टैक्स रिजाइम, फ्यूअर रेट्स एंड एग्जेम्पशन, कह रहा है कि पहले बहुत सारे रेट हुआ करते थे भैया। एक्साइज के रेट याद करो, सर्विस टैक्स का रेट याद करो, अच्छा फिर वैट के रेट याद करो, कहते बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे रेट्स। लेकिन अब कुछ ही रेट्स हैं, कहते 0% रेट है, 5% का वाला रेट है हमारा, 12% पर रेट है, 18% रेट है, 28% रेट है। कहते ये मिनिमम टैक्स रेट हमारे हैं। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? इतने ही टैक्सेस, फ्यूअर रेट ऑफ और फ्यूअर एग्जेम्पशन। और एग्जेम्पशन बोले तो कह रहे जीएसटी में हमने एग्जेम्पशन भी दी है। जीएसटी में हमने काफियों को एग्जेम्पशन दिए कि भैया इस वाली इंडस्ट्री के बंदों को एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या कह रहा है वो? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का को क्या फायदा है? कह रहा है कि यूनिफॉर्म कॉमन मार्केट बन गया है टू बूस्ट दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोला ना, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मार्केट बन गया भैया। पहले इंटरनेशनली भी काफी लोग क्या जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हर एक स्टेट में जीएसटी, हर एक कंट्री में जीएसटी लगने लगा। तो अब क्या अपने जैसा लगने लगा? हिंदुस्तान में भी जब जीएसटी लागू हुआ तो उनको अपने जैसा लगने लगा कि भाई अपन को पता ही है। तो यूनिफॉर्म नेचर का क्या हो जाएगा? टैक्स लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे? बूस्ट कर आएंगे इधर और अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बूस्ट टू मेक इन इंडिया कैंपेन, यहां पर जो मोदी साहब चला रहे थे कि भैया हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इनिशिएटिव किसका है? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो कह रहा है कि वो एक इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का उसका एक सपना है, वो पूरा करने के तलाश में है। तो सभी को पता है क्या करने के तलाश में है। ठीक है, चलो, बूस्ट टू एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बूस्ट किसको कर रहे हैं जीएसटी में? कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा है? कह रहे हैं कि बूस्ट कर रहे हैं क्या? एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और लीडिंग टू रिड्यूस पॉवर्टी, जिससे क्या होगा? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी तो क्या पॉवर्टी रिड्यूस होगी क्या? यस, एंड इंक्रीज जीडीपी रेट। जब ये जीएसटी आया था तब भी हमारी जीडीपी जो है वो डाउन गई थी, क्योंकि जीएसटी के आने से
जो है वो धंधे काफी मुश्किल हो गए थे करने लोगों को, तो इसीलिए वहां पर जीडीपी डाउन गई थी। तो यहाँ पर तब से ये जब जीएसटी आया तब से क्या बोल रहे हैं हम, जीएसटी डाउन ही जा रही है, ठीक है ना। जीडीपी जो है वो डाउन जा रही है, ग्रोथ। और यहाँ पर लिखा क्या गया है आपको कि भैया जीएसटी के आने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज होगी। सच्चाई आपके सामने है, बट किताब में लिखा हुआ है आपके, तो आपको बेनिफिट्स में यही पढ़ना, ठीक है। इंप्रूविंग द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन कंट्री विच विल बेनिफिट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स। अरे बोलो ना। अब ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस आएंगे, जीएसटी आएगा, सारी सारी चीजें जीएसटी वगैरह मिलेगा, तो कंट्री का क्या होगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बोलो ना, टैक्सेस ज्यादा आने लगेंगे तो डेवलपमेंट होगा नहीं होगा स्टेट्स का। यस। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स टू रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर टैक्स इवेजन। यानी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भैया हर स्टेट में, पहले हर एक स्टेट जो है अलग अलग रेट्स लगाया करती थी, इस गुड्स पे अलग रेट, उस गुड्स पे अलग रेट। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट कर दिया पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पर भी खरीदोगे या फिर अगर कहीं पे भी कोई भी दूसरे को टीचिंग सर्विसेज दे रहा है 18% का रेट लगेगा उसको। तो यूनिफॉर्म सर्विसेज जब होने लग गया तो ये जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन का वो कम हो गया नहीं हो गया, कि यानी कि अब आपको ये रेट पता चल गया कि भैया दिल्ली में 18 है तो मतलब क्या, पंजाब में भी 18 होगा, केरल में भी 18 होगा। लेकिन मान लो पहले क्या होता था, वैट का रेट मान लो यहाँ पर अगर 5% है, वहां पर अगर वो 20% लेना चाह रहे हैं तो क्या लगाकर ठोक रहे हैं, और आपको पता नहीं है ना रेट वहां पर क्या चीज होगा। अब ये थोड़ी घड़ी घड़ी आप हर एक इंसान बैठ के वैट के रेट चेक करता रहेगा यहाँ पर, नहीं। वो तो कंजम्पशन किया, यानी कि गुड्स लिया और खाया पिया, जो भी मजे, यानी यूज किया उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस। यानी कि रेट्स भी क्या है, यूनिफॉर्म हो गए। तो इससे फायदा हुआ किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब रिडक्शन इन कंप्लाइंस कॉस्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग। अरे बताओ ना, पहले क्या वैट का रिकॉर्ड बनाना पड़ता था, स्टेट यानी सर्विस टैक्स का रिकॉर्ड बनाना पड़ता था, एक्साइज का रिकॉर्ड बनाना पड़ता था। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। कह रहे हैं कि भैया अब लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी जीएसटी के रिकॉर्ड्स ही रखने हैं आपको, और कंप्लाइंस कॉस्ट भी आपकी कम हो गई है, वरना ये सभी के कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ते थे, सभी में रिटर्न्स, सभी की किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको, सभी के बारे में जानना पड़ेगा, सभी के चलान वगैरह बनाने पड़ेंगे, सभी के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, सभी के लिए फिर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, सभी के लिए ऑडिट्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे अलग 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 कंप्लाइंसेस प्रोसीजर हुआ करते थे। बोलो ना, बात समझा या नहीं समझा? यस सर, आ जाओ। बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? अरे बोल दो। आ गया सर। पक्का सुन रहे हो तुम लोग या मजे ले रहे हो बैठ के? पक्का ना? ले लो सर। क्या चीज, टेस्ट ले लें? अच्छा बताओ, सिटीजन को क्या फायदे हैं जीएसटी के आने से? सर बैठ नहीं दे, अभी बैठ नहीं देना, कम पड़ेगा अपने को, और वेरी गुड, और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सर, एम्प्लॉय वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और सिंप्लिसिटी हो गई, वेरी गुड, सिंप्लिसिटी हो गई, यूनिफॉर्म प्राइसेस हो गए, सिंप्लिसिटी हो गई, कॉस्ट घट गए, मतलब रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, और ट्रांसपेरेंसी हो गई, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। क्या बात है, गुड। यानी कि आप सुन रहे हो, हेलो, अच्छे सुन रहे हो तुम लोग। देखो ये वाला आ जाता है पेपर में बहुत बार, पूछ लेता है डेफिनेशन में, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछ लेता है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल, हमारे हिंदुस्तान में कितने तरीके के गवर्नमेंट है, चले पहले ये बताओ। स्टेट गवर्नमेंट होगी, कितने तरीके के गवर्नमेंट? बहुत सारे, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बस यही तो 2 गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कह रहा है कि इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, जैसे इंडिया में अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड द ड्यूअल जीएसटी मॉडल। क्यों? क्योंकि हम जो भी रेट चार्ज करते हैं उस पे 2 चीजें होती हैं, कि जीएसटी होगा
और एसजीएसटी होगा, यानी कि स्टेट का भी हिस्सा होगा और सेंट्रल का भी हिस्सा होगा। अब जब बाहर जो जीएसटी बनता होगा, क्या वो ड्यूअल मॉडल होता होगा क्या? अरे बताओ ना, गवर्नमेंट क्या एक ही होती है क्या बाहर? वहां पर एक ही गवर्नमेंट होती है, तो वहां पर ऐसा कोई ड्यूअल कॉन्सेप्ट नहीं होता जीएसटी का कि भैया जो रेट है वो स्टेट में बटेगा या फिर सेंट्रल में बटेगा ना। यहां पर इंडिया में स्पेशली क्या है, ड्यूअल मॉडल जीएसटी है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल रख रखा। क्यों? कि भैया स्टेट को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, सेंट्रल को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बाहर क्या है कि एक ही गवर्नमेंट होती है, तो उसी को हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा जीएसटी का जो जितना भी अमाउंट है उसी को जाता है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? इंडिया हैज अडॉप्टेड द ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। क्या बोल रहा है? कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी करेंगे क्या जीएसटी ऑन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन विच टेक अच्छा अच्छा बोथ विच टेक्स प्लेस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहते हैं कि भैया जब इंट्रा स्टेट होगा सप्लाई, तो यहां पर सीजीएसटी भी आएगा और एसजीएसटी भी आएगा। सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि सीजीएसटी लेवी कौन करता है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एसजीएसटी सेंट्रल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि क्या साइमल्टेनियसली विद इन दी स्टेट अगर सेल हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली दोनों के पास पावर है कि नहीं है वो अपना जीएसटी लगा सके? यस। तो इस पावर को बोला गया क्या कि ड्यूअल मॉडल जीएसटी है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? दस द टैक्स इज इम्पोज्ड कॉन्करेंटली बाय द सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट जो है वो टैक्स लगा रहे हैं साथ साथ में, हम साथ साथ हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या चीज हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ में ही टैक्स लगाएंगे। दैट इज सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स द गुड्स और सर्विस। नाउ सेंटर also has the power to tax intra-state sale and state are also empowered to tax services। इसका मतलब कौन बताएगा? तुम में से ये बता दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और इसका मतलब बताओ मेरे को, कौन बताएगा इस लाइन का? जिसने बता दिया मान जाऊंगा। चलो बताओ कौन बताएगा इसका मतलब। आवाज आ रही है क्या आपको? वो कह रहा है कि नाउ सेंटर ऑल्सो हैज पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स। बताओ क्या मतलब है इसका? ये ऐसा क्यों लिखा है यहां पर? कौन बताएगा इस लाइन का मतलब क्या? तो सीजीएसटी मिलता है ना, सीजीएसटी किन्हें मिल जाता है? गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेट सेंट्रल को। गवर्नमेंट को। ये तो पता लग गया कि उसके पास पावर, लेकिन यहां पर लिखा क्यों ये इसने कि नाउ सेंट्रल हैज द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स। एक बात बताओ मेरे को, पुराने सिस्टम में जब सेल होती थी तो वैट लगा करता था, तो वैट को कौन कौन वसूलता था और कौन लगाता था? वेरी वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो यानी कि क्या बोलते थे हम? स्टेट गवर्नमेंट के पास ही राइट हुआ करता था क्या? जब इंट्रा स्टेट सेल को सेल होती थी तो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर वैट लगाता है, यानी टैक्स कौन लगाता है? स्टेट के पास ही राइट हुआ करता था। अरे बोलो ना। लेकिन अब इंट्रा स्टेट सेल होती है तो सेंटर भी सीजीएसटी ठोकता है। एसजीएसटी स्टेट को तो पहले से पावर थी, वैट लगाता था। स्टेट को अभी भी पावर है, लेकिन स्टेट अब लगा क्या रहा है? एसजीएसटी। लेकिन क्या सेंटर को भी पावर दे दी गई इंट्रा स्टेट में? यस। पहले सेंटर को पावर नहीं हुआ करती थी कि वो इंट्रा स्टेट में कुछ भी टैक्सेस वसूल सके। आ रहा नहीं आ रहा? ड्यूअल मॉडल में ये दो चीज लिखना जरूरी है आपको। ड्यूअल मॉडल में क्या कि दो गवर्नमेंट है, दोनों साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? टैक्सेस लेवी करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर। अब तो ऐसा हो चला है कि इंट्रा स्टेट पर पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाया करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को हक हुआ करता था। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हक होने लग गया है, हक मिल गया है कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। और दूसरा क्या बोल रहा है? कहता है स्टेट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज। मतलब क्या है जल्दी बताओ इसका? इसका मतलब बता दो जरा, कौन बताएगा? पहले सर्विसेज को कौन टैक्स करता था? सर्विस टैक्स लगा करता था। कौन वसूलता था? लगाता कौन था? सेंट्रल सेंटर।
तो यानी कि सर्विस से कुछ भी लेना देना नहीं था स्टेट का। अगर मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली से मैं सर्विसेज देता था दिल्ली में ही टीचिंग की, तो सर्विस टैक्स किसको दिया करता था मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को दिया करता था क्या मैं कुछ? नहीं। तो अब क्या है, अब अगर मैं सर्विस भी दे रहा हूं तो सीजीएसटी भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है, तो यानी स्टेट भी लगा रही है और अब सेंटर भी लगा रही है। समझ में आ रहा है क्या? पहले तो सेंटर को ही हक था, अब स्टेट को भी हक होने लग गया। ठीक है, तो जीएसटी एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या हुआ करता था ना, वैट सर्विस टैक्स के प्रोविजन जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा करते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब से जीएसटी आया, जीएसटी पूरे हिंदुस्तान पर लगने के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी लग गया। ये वाले कॉन्सेप्ट जो थे नीचे के ये पूरे हो चुके हैं। देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी पूरे के पूरे पढ़ा चुका हूं मैं। क्या क्या चीज होता है, कहता है इंट्रा स्टेट पर सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, कौन लेवी करता है, ये सारा कुछ आपको पता है। लेवी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसको लेवी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है या यूनियन टेरिटरी करेगी यूटीजीएसटी के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोल रहा है वो? एसजीएसटी कौन लगाएगा? कहता है कि लेवी एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, जिसके पास खुद का क्या है? लेजिस्लेचर है। दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी ये दोनों के दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी हैं, बट इनके पास खुद के लेजिस्लेचर हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जब इनके पास खुद के लेजिस्लेचर है तो वो क्या लगाएगी सेल पर? एसजीएसटी और जीएसटी। लेकिन जिन यूनियन टेरिटरीज के पास खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो वो क्या लगाएंगे? यूटीजीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी यानी लेवी एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। ऑन इंटरस्टेट सप्लाई पर, टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई पर क्या लगेगा? ऑन इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई पर आईजीएसटी की लेवी होगी एंड कलेक्टेड भी आईजीएसटी, यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का दोनों एडिशन है। अच्छा, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि भैया सिंगल लेजिस्लेशन है। कहता है कि सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 आपको पढ़ना है। लेवी, जो कि लेवी करता है क्या? सीजीएसटी, सिंगल लेजिस्लेशन है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, कह रहा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि बिना लेजिस्लेचर के लिए? अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख। अब एक बात बताओ, जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके दो चीजें बन गई, एक लद्दाख बन गया और एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो ना, जेएनके को डिवाइड करके दो चीजें बन गई है ना, अब एक लद्दाख बन गया है और एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी है, बट जम्मू एंड कश्मीर की खुद की लेजिस्लेचर है और लद्दाख का कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो गवर्न कर रही है। तो यानी कि इसमें अगर सेल होगा तो ये क्या लगाएगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। और इसमें अगर जम्मू एंड कश्मीर में सेल होगा तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी और एसजी। बोलो ना, समझा या नहीं समझा? कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये बड़ा ही अटपटा सा नाम इन्होंने रख दिया। पहले ये दो यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, इस साल से ये दोनों मर्ज कर दी गई हैं। अमेंडमेंट है, इस साल से दोनों मर्ज कर दी गई है, नाम रख दी। पहले होता था दादरा एंड नागर हवेली हुआ करता था, एंड दूसरा हुआ करता था अलग यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। अब क्या हो गया? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। समझ में आ गया क्या? एक यूनियन टेरिटरी बना दी इसको। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारा? अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, और उसके बाद चंडीगढ़, यानी गवर्न बाय यूटीजीएसटी एक्ट। यानी कि वो क्या लगाएंगे? जीएसटी। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, यानी कि क्या है? दिल्ली और पौंडीचेरी के पास खुद का लेजिस्लेचर है, और जो दूसरी स्टेट्स बच गई उनके पास खुद का लेजिस्लेचर है। और जम्मू एंड कश्मीर है तो यूनियन टेरिटरी, ये तीनों भी क्या है? ये यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन इनके पास क्या है? खुद का ओन
लेजिस्लेचर। तो ये क्या फिर लगाना चालू कर दिया, यानी जीएसटी के लिए ये लोग कौन है, स्टेट है। तो ये क्या बोलेंगे इसको, सीजीएसटी लगाएगी और एसजीएसटी लगाएंगे। बोलो बात समझा या नहीं समझा। हैव देयर ओन जीएसटी लेजिस्लेशन लेविंग एसजीएसटी लगाएंगे। जीएसटी कॉमन पोर्टल देखो ऐसा देखने को मिलता है, www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको जाओगे, जीएसटी लॉ दिखेगा, सर्विसेज दिखेगा, यहाँ पर डाउनलोड, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह सारी कुछ आप चीजें भर सकते। ये ऐसा वेबसाइट का फोटो है, ठीक है ना। अब बताओ जीएसटीएन का क्या, जीएसटीएन इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग। एक बताओ एक क्या मिलता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे, तो एक आपको क्या मिलेगा, जीएसटी नंबर मिलता है, जीएसटी नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं जीएसटीएन, ठीक है। अब जीएसटीएन का काम क्या है, काम क्या है, क्यों मिल रहा है, कहता है कि भैया उससे क्या होता है, फैसिलिटेट हो रहा है रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है। फॉरवर्डिंग दी रिटर्न्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज, कहता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो हमने रिटर्न्स फाइल करनी है वो फाइल कर सकते हैं, हमें क्या चीज के बेस पर, जीएसटी नंबर के बेसिस पर। तो बोलो ना, मेरे जीएसटी नंबर पे कौन सी रिटर्न गई है, क्या गई है, मेरे को अपने जीएसटी नंबर पर भरनी पड़ेगी। यस, कह रहा है कि कॉम्प्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, कह रहे निकालेंगे, कॉम्प्यूटेशन करेंगे और सेटलमेंट कर देंगे आईजीएसटी का, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, कह रहा मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। जीएसटीएन से क्या 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 मैच हो सकता है, कह रहा पेमेंट भी मैच हो सकती है आपकी बैंकिंग नेटवर्क से, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द वेरियस एमआईएस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, ये एमआईएस रिपोर्ट हम पढ़ाएंगे आपको, रिटर्न का जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें पढ़ाएंगे एमआईएस रिपोर्ट, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन। एमआईएस रिपोर्ट बेसिकली होती है कि मिसमैच रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, कि मैंने जमा किया, मैंने टैक्सेस पे किए थे, अब बी कहेगा, ए ने बी को जब सेल किया, ए ने बी को सेल किया, तो बी को पता लगा कि भाई इसने 10 रुपए जमा किए थे, बट इसको सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का ही या 7 रुपए का ही क्रेडिट शो हो रहा है, यानी सामने वाले ने 7 रुपए का क्रेडिट ही शो किया है। तो एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं मिसमैच रिपोर्ट, ये मिसमैच कर रहा है देखो, ठीक है ना। तो एक मिसमैच रिपोर्ट जनरेट करती है, उसी की बात कर रहे हैं एमआईएस रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होती है जीएसटीआईएन पर, ठीक है, जीएसटीएन पर। जीएसटीएन कौन सी है, ये जीएसटीएन है, ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये जीएसटी पोर्टल जो जीएसटीएन इसको बोल रहे हैं। कहते हैं ये जीएसटीएन क्या क्या करती है, कहते हैं भैया ये हमारा रजिस्ट्रेशन कराती है, रिटर्न भराती है, कंपटीशन और सेटलमेंट कराती है, और मैचिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट यहीं पे हैं। यहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, यहाँ पर एनालिसिस कर सकता है टैक्स प्रोफाइल, यानी कौन सा टैक्स पेयर है, क्या है, वो जीएसटी नंबर डालेगा अपना, सारा कुछ उसका ब्यौरा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड रनिंग एंड मैचिंग इंजन, यानी मैचिंग एंड रिवर्सल और रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारी चीजें उसके वो करवाती है फैसिलिटेट, ठीक है।